हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, एक नया चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और टॉपिक जिसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन, जिसको हम शॉर्ट में ईयू बोलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डील करेंगे। स्पेशली ये कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये जो है यूरोप का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दिखा रखा है जिसमें 12 स्टार्स लगे हुए हैं, और ये यहाँ का इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इससे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे, फिर इसको चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, तो ये माइंड में अपने में ध्यान रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वॉर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था कोल्ड वॉर, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ था। 1945 से 1991 के बीच में हुआ था। और बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, तो सोचो अगर पूरे वर्ल्ड में पावर को दो भागों में डिवाइड कर दे, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे वर्ल्ड को हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। जब पूरे वर्ल्ड में पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, वो दो भागों में डिवाइड हो गई तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो दुनिया में दो पावर ब्लॉक्स निकल के आते हैं। एक तो था यूएसए वाला और एक था यूएसएसआर वाला, और इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वार चलता है। तो जब कोल्ड वार चल रहा था तब दुनिया कैसी थी, बाइपोलर वर्ल्ड थी, है ना। और जब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, आपको पता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर तो खत्म हो जाता है। तो दुनिया में बस एक ही शक्तिशाली ताकत बचती है, वो है यूएसए। तो यूएसए 1991 के बाद मतलब बन जाता है एक प्रकार से हेजेमन बन जाता है। मतलब आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा हेजेमनी ऑफ यूएस। तो 1991 के बाद आपको देखने को मिलेगा यूनिपोलर वर्ल्ड। मगर आज की डेट में अगर आप देखो, आज की डेट में है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं है पावर सिर्फ यूएसए के पास है, कई लोगों के पास पावर है। आज की डेट में आपको यूएसए एक तरफ देखने को मिलेगा, रशिया आपको अलग देखने को मिलेगा, इंडिया एक अलग ही राइज कर रहा है, चाइना अलग राइज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन एक अलग ग्रुप बना हुआ है, आसियान एशियन कंट्रीज का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, ब्रिक्स एक अलग ग्रुप बना हुआ है 5 देशों का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सार्क एक अलग ग्रुप बना हुआ है। तो आज की डेट में जो है बहुत सारे पावर के सेंटर बन चुके हैं, ये सारे पहले नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए आज की डेट में जो वर्ल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसका मतलब समझो आप। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या, ध्यान देना, गौर से सुनना इसको। एक्चुअली देखो, सबसे पहले मैंने बताया था 1945 में ख़त्म हो जाता है डब्ल्यू सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाता है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाता है तो दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। तो दो पावर ग्रुप्स थे, ऐसे वर्ल्ड को हमने बोला था बाईपोलर वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड बोला था, बाईपोलर वर्ल्ड। जब 1991 में, ध्यान देना, जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो दुनिया में सिर्फ एक ही पावर बची थी, एक ही कंट्री पावरफुल बचा था, वो था यूएसए। अब 1991 के बाद आप देखोगे तो यूएसए की हर जगह पर क्या चल रही थी, हेजेमनी चल रही थी। हेजेमनी मतलब दादागिरी चल रही थी, हर जगह पर दादागिरी चल रही थी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब इस चैप्टर की शुरुआत से पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब यही है कि जब 1991 के बाद यूएसए की क्या चल रही थी, दादागिरी चल रही थी, हेजेमनी चल रही थी, तो उस टाइम पर पावर के अलग अलग सेंटर्स निकल के आते हैं जो यूएसए को काउंटर करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में यूरोपियन यूनियन, है ना, और एशिया में आ जाता है सार्क, एशिया में एक और है आसियान। ठीक है, एक ग्रुप बन गया ब्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा चाइना का राइज अलग हो रहा है, इंडिया का राइज अलग हो रहा है, और भी कई सारे कंट्री जो निकल निकल के आ रहे हैं। तो ये नए नए सेंटर्स हैं पावर के, किसके अलावा, यूएसए के अलावा। तो ये चैप्टर की हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा। ठीक है, तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स का मतलब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही बाइपोलर स्ट्रक्चर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से खत्म होता है। बाइपोलर स्ट्रक्चर कब खत्म होता है, 1991 में, जब यूएसएसआर खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसके बाद बाइपोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। और दुनिया में आपको देखने को मिलेगा सारी की सारी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो थी किसके हाथ में थी,
यूएसए का आत्महत्या, इसलिए यूएसए को लिमिट करने के लिए भी आपको देखने को मिलेगा कई सारे पावर सेंटर्स निकल निकल के आते हैं। जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन, एक आ गया आसियान, एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सार्क आ गया एशिया में, और एक ब्रिक्स आ गया। ब्रिक्स की मैंने फुल फॉर्म अभी आपको बताई थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, किसको चैलेंज करने के लिए या किसको काउंटर करने के लिए? यूएसए को काउंटर करने के लिए। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ध्यान देना, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे मान लो सार्क है तो ये एशिया में बन गया है ना, आसियान है ये एशिया में बन गया, ईयू है ये कहाँ बन गया ये बन जाता है यूरोप में। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, इन्होंने इन सभी कंट्रीज को, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के भाग थे, इनको इन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की, इनको इन्होंने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, और इनकी इकोनॉमी को भी इन्होंने प्रॉस्परस करने की कोशिश की। और साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा, अभी आज के हाल ही के कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा, पिछले कुछ डेकेड्स में चाइना का भी ज़बरदस्त राइज हुआ है। तो आज की डेट में चाइना का जो इकोनॉमिक राइज हुआ है, आज की डेट में चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और यूएसए को कड़ी टक्कर दे रहा है चाइना। तो इसका भी सीधा सीधा फर्क पड़ता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डील करेंगे, ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन, आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन, पहली बात तो मैं बता दूं, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें आज की डेट में एज ऑफ नाउ 27 कंट्रीज हैं। पहले इसमें 28 कंट्री हुआ करते थे, 28 कंट्री हुआ करते थे। फिर आपने शायद एक टर्म सुना होगा ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन जो है इससे एग्जिट हो जाता है। पहले यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हुआ करते थे, मगर जैसे ही इससे ब्रिटेन अलग हो जाता है तो आज की डेट में इसमें मेंबर्स की संख्या है 27। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोपियन यूनियन में एज ऑफ नाउ कितने कंट्रीज हैं, तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन में एज ऑफ नाउ 27 कंट्रीज हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 28 हुआ करते थे। कौन सा कंट्री अलग हो गया? ब्रिटेन अलग हो गया। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इस प्रोसेस को बोला ब्रेग्जिट। क्या बोला था? ब्रेग्जिट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा की पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ध्यान देना, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, आपको पता है 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें नाजी जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई थी। हिटलर आपको पता है सुसाइड कर लेता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में, ठीक है, यूरोपियन लीडर्स मतलब बड़े सोच में पड़ गए थे। यूरोपियन लीडर्स के सामने संकट आ गया था कि भाई अब यूरोप का क्या हुआ, क्योंकि यूरोप में उथल पुथल मच गई थी। यूरोप में कई देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई थी, बहुत सारे देश बर्बाद हो चुके थे। तो वो सोच रहे थे भैया अपना क्या होगा, ठीक है, अपना क्या होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जो यूरोप का जो स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से हिला दिया, यूरोप की सारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जितने भी एजम्पशंस और स्ट्रक्चर थे उन सबको क्या कर दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर ने ख़त्म कर दिया था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आपको पता होगा कम से कम तो करोड़ों लोगों, 6-7 करोड़ लोगों की मतलब इसमें डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, किसकी वजह से? सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ से। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही आपको पता होगा यूएसए ने ड्रॉप किए थे जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब, ये भी आपको पता होगा। कमेंट करके बताना है कौन कौन से शहरों पर एटॉमिक बम गिराए थे यूएसए ने, ठीक है। अच्छा, तो 1945 में क्या खत्म हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। मगर आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में 1945 के बाद ही 1991 तक चलता है आपका कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर के दौरान आपको पता है दुनिया बढ़ चुकी थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। तो कुछ कंट्री जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो तो यूएसए की तरफ हो जाते हैं, और जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री थे वो यूएसएसआर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था इससे भी यूरोप का इंटीग्रेशन होता है। यूरोप का भी क्या इंटीग्रेशन का मतलब? यूरोप एक साथ आ जाते हैं, यूरोप के कई सारे कंट्री पास पास आ जाते हैं। ध्यान रखना किसकी वजह से? कोल्ड वॉर की वजह से। अच्छा, यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, यूरोप की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएसए ने मार्शल प्लान के अंदर इनको एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा था। ध्यान देना, यूएसए एक फाइनेंशियल हेल्प देता है किसको? यूरोपियन कंट्रीज को। कौन से प्लान के तहत देता है? मार्शल प्लान के तहत देता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कंट्री यूएसए के साथ थे, ध्यान देना, जो कंट्री यूएसए के साथ थे उनका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो बनता है। तो नाटो से भी आपको देखने को मिलेगा इनको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलती है। नाटो के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या मिल जाती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। नाटो का सिद्धांत आपको पता ही होगा कि नाटो के एक कंट्री पर अटैक करने का मतलब है
सभी कंट्री पर अटैक, और सारे कंट्री पर उसका मिलके जवाब देंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यूएसएसआर ने ऐसा कौन सा ग्रुप बनाया था नाटो को काउंटर करने के लिए, ठीक है। मार्शल प्लान के तहत आपको मैंने बताया था, मार्शल प्लान जो जो यूएसए ने दिया था, ध्यान देना, मार्शल प्लान के तहत यूएसए ने यूरोप को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी थी। तो मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाया गया था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन है, सॉरी कॉपरेशन। तो OECC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है 1948 में अंडर मार्शल प्लान। और इसका काम यही था कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी क्या करना, मदद करना। एक और स्टेप ली गई थी पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में। तो ध्यान देना, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बन जाते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। OECC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कब बना था, 1948 में। किस प्लान के तहत बना था, मार्शल प्लान के तहत बना था। एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ यूरोप 1949, ठीक है। तो ये नाटो का सिंबल है यहाँ पर जो मैंने लगा रखा है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, यूरोप का इंटीग्रेशन मतलब एक होने का जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है। और यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ये ध्यान रखना, ये फिर मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। तो ये भी पूछा जा सकता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनता है, 1957 में। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन विद द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा, अभी शुरुआत इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से हुई थी, ध्यान देना, यूरोप में अभी मार्शल प्लान के तहत हेल्प दी जा रही थी। उसके बाद OECC बना, इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप बन गया, काउंसिल ऑफ यूरोप बनने के बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट बन जाती है। तो मतलब यूरोप जो है एक होते होते, पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, अब कैसा इंटीग्रेशन होने लग गया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होने लग गया। और फाइनली जैसे ही सोवियत ब्लॉक मतलब USSR जब कोलैप्स होता है, USSR का जब डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हो जाती है 1992 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए कि यूरोपियन यूनियन कब बना था, तो आपको बताना है 1992 में यूरोपियन यूनियन बना था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब यूरोपियन यूनियन बना था तो ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड फॉर द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। इसको बनाने का पर्पज क्या था कि जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के, ध्यान देना, जो इसके मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, उनकी एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। मतलब ध्यान देना, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं, इसको बनाने का पर्पज यही था कि उन सारे कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी होगी और वो सब आपस में मिलकर जस्टिस और होम अफेयर्स के लिए कोऑपरेशन करेंगे। और साथ के साथ में इनकी करेंसी भी एक ही होगी। इनकी करेंसी आपको पता है यूरोपियन यूनियन की क्या है, यूरो है। इसके अलावा ध्यान देना, हालांकि इसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ध्यान देना बेटा, यूरोपियन यूनियन का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फिर भी इसका एक खुद का फ्लैग है, खुद की एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसकी, यूरोपियन यूनियन की। साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा इनके कुछ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन कई देशों के साथ मतलब इनकी क्या है, कुछ फॉरेन पॉलिसी है और कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कॉमन है सभी देशों की। साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन का जो कॉपरेशन का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा पहले कुछ कंट्री जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, अर्स्टवाइल का मतलब पहले वाले जो सोवियत यूनियन का जो पार्ट हुआ करते थे कंट्री, जब 1991 में सोवियत यूनियन क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसके बाद जो कंट्री बनते हैं, आप सबको पता होगा सोवियत यूनियन को टूटने के बाद 15 कंट्रीज बनते हैं। तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इन 15 कंट्रीज के साथ भी अपना एरिया ऑफ कोऑपरेशन मतलब इनके साथ भी मिलकर सहयोग करना स्टार्ट कर दिया, किसने, यूरोपियन यूनियन ने। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ये सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, तीनों इन्फ्लुएंस को हम स्टडी करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव, है ना, क्या प्रभाव है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस किसका, यूरोपियन यूनियन। तो आप ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन जो है जीडीपी के मामले में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है
यूएसए के बाद। ध्यान रखना इनकी इकोनॉमी जो है $17 ट्रिलियन से ज़्यादा है 2016 के अनुसार। यूएसए से दूसरे नंबर पर आते हैं जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में। सारे यूरोपियन कंट्रीज की जो यूरोपियन यूनियन का भाग है उनकी जीडीपी को हम जोड़ दें तो इनकी जीडीपी दूसरे नंबर पर आती है यूएसए के बाद। कितनी है? $17 ट्रिलियन। इनकी जो करेंसी है यूरो, ये एक प्रकार से खतरा है। किसके लिए खतरा है? आज की डेट में आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर का दबदबा चलता है, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरनेशनल करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। तो ये डॉलर के लिए यूरो जो है, यूरो एक प्रकार से खतरा है। साथ में वर्ल्ड ट्रेड में भी ध्यान देना, वर्ल्ड ट्रेड में यूरोपियन यूनियन का शेयर ज़्यादा है यूएस की तुलना में। तो आप सोच लो यूएस से ज़्यादा शेयर है यूरोपियन यूनियन का, इसका मतलब इसमें दम है एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन में। साथ में आपको देखने को मिलेगा एशिया और अफ्रीका, यहाँ पर एशिया अफ्रीका और उनके जो नेबर्स हैं यहाँ पर भी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का। और साथ में ये इंटरनेशनल ब्लॉक जैसे WTO, ध्यान देना ये कई मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनल ब्लॉक की तरह काम करता है या एक ग्रुप की तरह काम करता है। कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी इसका दबदबा देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल दे रखा है WTO। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो अब देखो पहले क्या था, इंग्लैंड और या हम कह सकते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। तो फ्रांस तो अभी भी इसका पार्ट है। ब्रिटेन आपको पता है इससे अलग हो चुका है। किससे अलग हो चुका है? ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तो आज की डेट में जो इसका एक मेंबर फ्रांस, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है इसके पास। और साथ में इसके कई सारे मेंबर जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सीटें। टोटल कितनी सीटें? 15 सीटें, जिसमें से 5 तो हैं परमानेंट मेंबर और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ध्यान देना जो 5 हैं, 5 में से जो एक फ्रांस जो है वो किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो इसका मतलब इनके पास वीटो पावर है। मतलब एक प्रकार से जो अगर परमानेंट मेंबर जो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसका दबदबा डेफिनेटली रहता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कई सारे जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, साथ में एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये हो गया कि यूएनओ में इनका दबदबा है। यूएनओ में जो यूएनएससी है वहाँ पर एक परमानेंट मेंबर कौन है? फ्रांस है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। साथ में ये जो है यूरोपियन यूनियन यूएसए की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएसए की पोजीशन जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसको भी अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है? यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना यूएसए चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना बढ़ाए, तो उसको भी ये अफेक्ट कर रहा है। कौन अफेक्ट कर रहा है? पॉलिटिकल, मतलब जो अपना यूरोपियन यूनियन है ये इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अफेक्ट करने का मतलब है यूएस को भी अपने हिसाब से चला सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना दबदबा है। Its diplomacy, economic investment and negotiations have been effective with China, particularly on the issue of human rights and environmental degradation। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का जो प्रभाव है वो आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा। चाइना जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन कर रहा है उसको यूरोपियन यूनियन क्रिटिसाइज करता है। चाइना जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको भी यूरोपियन यूनियन क्रिटिसाइज करता है। और कई सारे मैटर्स में ये चाइना के साथ नेगोशिएट भी करता है। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब हम देखेंगे मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री में क्या इन्फ्लुएंस है मिलिट्री के रूप से। हालांकि यूरोपियन यूनियन की खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, आपको सबको पता है, मगर हाँ यूरोप के कई सारे कंट्रीज नाटो का मेंबर है और नाटो का लीडर है, आपको पता होगा यूएसए नाटो का लीडर है। तो EU's combined armed forces are the second largest in the world, comes second after the US in defense expenditure। अगर देखो यूरोपियन यूनियन की सारी फोर्सेस को हम अगर कंबाइन कर दें तो ये सेकंड नंबर पर आती हैं यूएसए के बाद, स्पेशली डिफेंस एक्सपेंडिचर में। मतलब मिलिट्री पर जो खर्चा आता है अगर हम EU की सारी सेनाओं को जोड़ दें तो वो सेकंड नंबर पर आती हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं ये EU के मेंबर हैं। और अब देखो ब्रिटेन तो निकल चुका है, आपको ये भी ध्यान रखना, ब्रिटेन को तो हम ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रिटेन और फ्रांस फिर भी हम अभी लिखते चलेंगे, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस EU के मेंबर है और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाते हैं बहुत सारे, लगभग 550 न्यूक्लियर वार हेड्स इनके पास है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास। तो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है तो अपने आप में मिलिट्री ताकत यहाँ पे दिख रही है, 550 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। और साथ में स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी
EU सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, मतलब वो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रोवाइड करने में सेकंड नंबर पर आता है कौन? EU आता है। साथ के साथ में EU आज की डेट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज में भी क्या कर रहा है? इंटरवीन कर रहा है। मगर आज भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई कंट्री जो है EU के साथ मिलकर नहीं चलते हैं, कुछ की पोजीशन अलग रहती है और कुछ की पोजीशन अलग रहती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि कई सारे मेंबर स्टेट का मतलब है EU के जो मतलब मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी चलती है, खुद की डिफेंस पॉलिसी चलती है, जो मतलब एक दूसरे से अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर कुछ कंट्रीज को ऐसा लगता है कि यार अगर हम सारी EU की बात मानते रहेंगे तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसलिए कई सारे कंट्रीज जो है उनकी मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है और उनकी डिफेंस पॉलिसी है वो अलग अलग है। मतलब कुछ कंट्री अलग पॉलिसी चलाते हैं और कुछ कंट्री अलग पॉलिसी चला रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जब USA ने इराक पर इन्वेजन किया था तो ब्रिटेन USA का साथ दे रहा था, जबकि जर्मनी और फ्रांस अमेरिका की इस पॉलिसी का अपोज कर रहे थे। तो मतलब एक चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, EU के जो मेंबर्स हैं इनमें आपस में कई मैटर्स में आपको कोऑपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। कई मैटर्स में इनकी खुद की पॉलिसी क्या है? अलग अलग है। साथ के साथ में एक वर्ड है यहाँ पे यूरोस्केप्टिसिज्म। यूरोस्केप्टिसिज्म क्या है? यूरोस्केप्टिसिज्म का मतलब है ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात करते हैं। कई सारे कंट्री किससे अलग होने की बात करते हैं? यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात करते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूरोस्केप्टिसिज्म। तो यूरोस्केप्टिसिज्म इज एविडेंट इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट यूरोप्स इंटीग्रेशन एजेंडा। कई कंट्रीज को लगता है कि यार आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सारे जगह पर, हर जगह पर किसकी चलेगी? यूरोपियन यूनियन की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जैसे 27 कंट्रीज हैं, तो उन 27 कंट्रीज में कई कंट्रीज को लगता है कि यार हमारी तो कोई सोवरेंटी है नहीं, हमारी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है? EU कर रहा है, और EU में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। तो उनको डर रहता है कि हमारी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, तो वो कई बार इससे अलग होने की भी बात करते हैं। और आपको पता है ब्रिटेन तो अलग हो भी चुका है, किससे अलग हो चुका है? EU से। तो यही है यूरोस्केप्टिसिज्म, यूरोप से अलग होने का जो इनका डॉक्ट्रिन है उसी को हम बोलते हैं यूरोस्केप्टिसिज्म। तो एग्जाम्पल दे रखा है UK के फॉर्मर PM मार्गरेट थैचर, ये जो है ये लेडीज मार्गरेट थैचर है, जिन्होंने UK को अलग रखा किससे? यूरोपियन मार्केट से। इसीलिए अलग रखा, इनको यही लग रहा था कि यार हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे ताकि हमारी भी कोई वैल्यू बनी रहे। साथ के साथ में डेनमार्क और स्वीडन जो हैं इन्होंने मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी है इसको साइन करने से मना कर दिया, और साथ के साथ में यूरो जो करेंसी है उसको अडॉप्ट करने से भी मना कर दिया। इनको यही लग रहा था कि यार अगर हम इनकी सारी बात मानते गए तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए इन्होंने इन सब चीज़ों से मना कर दिया। इस वजह से जो EU की जो एबिलिटी है फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस में, इसको ये लिमिट करती है। तो देखो यूरोपियन यूनियन वाकई में बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर इसमें ये जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर इनको हटा दें तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब काउंटर करता है किसको? USA को भी काउंटर करता है, चाइना को भी काउंटर करता है। तो आज की डेट में तो आपको पता होगा एक ही कंट्री बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, वो है चाइना। हर जगह मतलब इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए EU बहुत इंपॉर्टेंट है। EU के और भारत के आज की डेट में बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। हमारे इनके साथ अच्छा रिलेशन होने का मतलब ये है, EU के साथ अच्छा रिलेशन होने का मतलब है 27 कंट्रीज के साथ ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशन कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे यूरोस्केप्टिसिज्म, तो इसका मतलब यही है, ये एक ऐसी पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है जो कहती है डिसएंगेजमेंट की। किससे डिसएंगेजमेंट? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन से अलग होने की जो डॉक्ट्रिन है उसको हम बोलते हैं यूरोस्केप्टिसिज्म। और आपको पता है ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, वो इसी का रिजल्ट है। मार्शल प्लान USA का प्लान है, ये एक प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प दी गई थी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, स्पेशली वेस्ट यूरोप के कंट्रीज को। यूरोपियन फ्लैग के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना यूरोपियन फ्लैग में ये स्टार्स दिखा रखे हैं, कितने स्टार हैं? 12 स्टार हैं, और 12 जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? परफेक्शन को, कंप्लीटनेस को, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो गोल्ड के स्टार हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सॉलिडेरिटी और हार्मनी बिटवीन पीपल्स ऑफ यूरोप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक है शेंगन एग्रीमेंट। शेंगन एग्रीमेंट में क्या है? मतलब यूरोपियन कंट्रीज में एक एरिया बना दिया गया है जिसको हम बोलते हैं शेंगन एरिया। तो आप अगर मान लो एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हो तो इस वीज़ा के आधार पर आप सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में या शेंगन एरिया में जा सकते हो। अलग अलग कंट्री का वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम बोलते हैं शेंगन एग्रीमेंट।
तो यहाँ पर मैंने पूरा की पूरा जो यूरोपियन यूनियन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट करा दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगा लेना, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये जो ग्रुप है आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है, राइट। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और एक्चुअली क्या है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बस ये टॉपिक बचा हुआ था, ये भी अब आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले एक्चुअली उसका बैकग्राउंड अगर आपका क्लियर है ना तो चीज़ों को समझना आसान है। हालांकि इस चैप्टर का बैकग्राउंड मैंने यूरोपियन यूनियन में भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है, मतलब ऐसे नहीं फिजिकली पॉलिटिकली, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए आपको पता है कैपिटलिस्ट कंट्री था, यूएसएसआर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री था। इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता है, कब से कब तक, 1945 से 1991 के बीच में। इस समय दुनिया में पावर दो ही जगह पे थी, तो ऐसे वर्ल्ड को हम बोलेंगे बाइपोलर वर्ल्ड, है ना। फिर फाइनली क्या होता है, 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब दुनिया में एक ही पावर बची और उस पावर का नाम था यूएसए। पूरी दुनिया में 1991 में किसका भौकाल था, यूएसए का, मतलब यहाँ से भौकाल स्टार्ट हो जाता है। तो अब दुनिया हो जाएगी यूनिपोलर वर्ल्ड। अब देखो दुनिया कैसी है, यूनिपोलर। दुनिया में दबदबा किसका, यूएसए का। तो इसको काउंटर करने के लिए इसके विकल्प के रूप में दुनिया में अलग अलग जगह पर कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स डेवलप होते हैं पावर के। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में डेवलप होता है यूरोपियन यूनियन, एशिया में डेवलप होता है आसियान, ठीक है। उधर चाइना राइज कर जाता है, साउथ कोरिया राइज कर रहा है, जापान राइज कर रहा है। तो ये जो है ना, ये कहलाएंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। तो किसका विकल्प, यूएसए का विकल्प। अंडरस्टूड, क्योंकि यूएसए की हेजेमनी स्टार्ट हो चुकी थी 1991 से। तो इसी हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए विकल्प के रूप में यूरोपियन यूनियन यूरोप में, आसियान आपका एशिया में, और चाइना, इंडिया, है ना, ये सब उभर के आते हैं। तो अब शुरू करेंगे आसियान के बारे में, बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे और आगे भी आपके काम आए इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, पहली बात आसियान में आपको मैं बता दूं, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल इसमें 10 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं, 10। एक बार देख लेते हैं। देखो ये है, आप यहाँ पे तो आपको पता है इंडिया है, इंडिया के बगल में म्यांमार पहला देश, म्यांमार के बगल में दूसरा है थाईलैंड, फिर तीसरा यहाँ पे वियतनाम। थाईलैंड और वियतनाम के बीच में यहाँ पे लाओस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, ये पूरा इंडोनेशिया, फिर ब्रुनेई और लास्ट में आपका फिलीपींस और यहाँ पे कंबोडिया। ठीक है, तो टोटल 10 कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आसियान में कितने मेंबर हैं, 10 कंट्रीज हैं। जब ये बना था तब इसमें 5 कंट्रीज थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के बगल में ही यहाँ पे एशिया का कौन सा हिस्सा है, ये साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, आप ऐसे देखो इंडिया साउथ एशिया में आता है और ये वाला एशिया का जो हिस्सा है ये है साउथ ईस्ट एशिया, और इसमें टोटल मेंबर 10 आते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड बाई बैंकॉक डिक्लेरेशन बाई इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। इसको फाउंड किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर में 5 देश आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों का नाम याद रखना, IMPST है ना। इंटरनेट पे ऑनलाइन मतलब कुछ पेमेंट सर्विस होती है, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ऐसे याद रख लेना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 जो देश हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी देश जुड़ने लग जाते हैं, जैसे ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ PDR, म्यांमार, कंबोडिया, ये भी आसियान को ज्वाइन कर लेते हैं। और राइट नाउ अगर आपसे पूछे कोई टोटल कितने मेंबर हैं, अब 10 मेंबर हैं आसियान के। ठीक है, यहाँ पे ये सारे मेंबर दे रखे हैं, इंडिया के बगल में आप देख सकते हो ना, म्यांमार, लाओस, ये सब कुछ। और ये मैप तो आपको दिखाई दिया मैंने। ठीक है, हालांकि मैप नहीं पूछा जाएगा आपसे, डोंट वरी। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशिया का। कौन सी एशिया का है,
साउथ ईस्ट एशिया का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टेब्लिश किया गया था कि साउथ ईस्ट जो कंट्रीज है उसमें पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखो 1945 के बाद आपको पता है कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था डीकोलोनाइजेशन का। तो एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी जो कंट्री पहले किसी कॉलोनियल पावर के गुलाम हुआ करते थे वो आज़ाद होने लगते हैं। तो यहाँ इस ग्रुप को बनाने का पर्पज ये था कि एशिया पैसिफिक में जो भी कंट्रीज है उनके बीच में टेंशंस ना हो, टेंशंस को खत्म किया जा सके, और टेंशंस को खत्म करके इस एशिया पैसिफिक में या फिर हम कह सकें साउथ ईस्ट एशिया में रीजनल प्रोग्रेस के लिए, इसलिए पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था आसियान को। अब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान का मोटो क्या है। मोटो मतलब उद्देश्य। इसका मोटो सिंपल है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। एक ही हम सबका उद्देश्य है, एक ही हमारी आइडेंटिटी है और एक ही हमारी कम्युनिटी है। ये है इसका आसियान का मोटो। बैकग्राउंड देखें कैसे इस्टेब्लिश हुआ था आसियान। बैकग्राउंड मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं, 1967 से पीछे की कहानी, बनने से पीछे क्या सिस्टम हुआ करता था। तो देखो आसियान जब हम कहें तो वही साउथ ईस्ट एशिया जिसमें ये 10 देश हैं। तो आसियान ने पहले बहुत समस्याएं फेस करी थी। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पर भी लगातार कॉलोनियलिज्म का शिकार रहा है। कॉलोनियलिज्म आपको बताइए, भारत देश हमारा कॉलोनी था इंग्लैंड की, है ना, ये आपको बताइए। इंडिया को कॉलोनी बोलते थे और हम पे जब अंग्रेज राज करते थे तो अंग्रेजों के राज को हम बोलेंगे कॉलोनियल रूल। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशिया में भी जो देश हैं ये भी लगातार कॉलोनी बने, किसकी? यूरोपियन कंट्रीज और जापान की कॉलोनी बने थे सेकेंड वर्ल्ड वार तक और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी। और कॉलोनी जब बनते हैं तो आप सबको पता है यार भारत की हालत क्या हुई थी, है ना। आप सबको पता है भारत की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, पॉलिटिकल कंडीशन भी हमारी खराब थी, है ना। पॉलिटिकली तो हम पे राज कौन करते थे? विदेशी ताकतें करती थी। इकोनॉमिकली हमको ड्रेन कर दिया, सोने की चिड़िया थी। सिमिलरली यहाँ के देशों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। किसकी वजह से? लगातार कॉलोनियलिज्म की वजह से। आसियान रीजन में किसने किया कॉलोनियलिज्म? यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज में आपके आ जाएंगे वही ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, स्पेनिश, है ना, और जैपनीज में भी यहाँ पे कॉलोनियलिज्म किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब जब इतनी सारी समस्याएं रहेंगी तो यार जब बहुत सारे कंट्री जब यहाँ पे लगातार कभी कोई देश आ रहा है लूटने, कभी कोई देश आ रहा है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन तो डेफिनेटली खराब हो जाएगी। तो इस वाले रीजन ने, आसियान वाले रीजन ने लगातार समस्याएं झेली, नेशन बिल्डिंग की, पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और प्रेशर टू अलाइन विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब देखो लगातार जब कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे तो देश बनाना अपने आप में एक चैलेंज था। पॉवर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिकली बहुत एरिया ये पिछड़ा हुआ था। प्लस आपको ये भी पता है जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1945 से 1991 के बीच में, तो दुनिया में दो ही पावर मजबूत, यूएसए और यूएसएसआर। अब इन पर एक प्रेशर था कि यार एक पावर के साथ अलाइन हो, या तो यूएसए के साथ या यूएसएसआर के, है ना। और आपको ये भी पता होगा भारत ने फिर उस समय नेम बनवाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में। तो आसियान के कई सारे देशों ने नेम ज्वाइन कर लिया था और नेम का पर्पस था कि ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे भाई साहब और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। मगर इनको ये प्रेशर झेलना पड़ा कि एक पावर को ज्वाइन करो। एशिया को एफर्ट करने के मतलब यूनाइट करने के एफर्ट और थर्ड वर्ल्ड जैसे, ध्यान रखना, एफर्ट टू यूनाइट एशिया एंड थर्ड वर्ल्ड सच एज बांडुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर इनइफेक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग कन्वेक्शंस फॉर इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन। मतलब आसियान वाले रीजन में यूनिटी लाने की कोशिश की गई। और देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपको बताइए, जो यूएसए और यूएसएसआर के अलावा जितने भी मतलब कंट्रीज थे, जैसे यूएसए तो हो गया आपका कैपिटलिस्ट कंट्रीज और कैपिटलिस्ट और बाकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज वो फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाएंगे, और कम्युनिस्ट कंट्री जो हैं यूएसएसआर के साथ वाले वो सब सेकंड वर्ल्ड में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो भी कंट्रीज थे उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, जो नेम कंट्रीज थे। तो इन थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज को और एशिया को यूनाइट करने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में 1955 में। मगर ये सारे प्रयास क्या हो जाते हैं? इनफेक्टिव हो जाते हैं। ये कोई इफेक्टिव कन्वेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करते हैं इनके बीच में, ताकि कॉपरेशन मतलब किया जा सके, तो ये फेल हो जाते हैं। इसी बीच जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तब जाके 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को ये ग्रुप बनाया जाता है, आसियान ग्रुप बनाया जाता है 5 देशों के द्वारा। 8 अगस्त 1967 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना आसियान कब बना। और आसियान डे भी सेलिब्रेट करते हैं 8 अगस्त को, राइट, इन कंट्रीज में। और 1995 में आसियान के मेंबर्स ने एक डील साइन करी कि साउथ ईस्ट एशिया को हम न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर करते हैं। न्यूक्लियर फ्री जोन मतलब हमारा कोई भी देश न्यूक्लियर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियर टेस्ट
टेस्ट नहीं करेगा, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया 1995 में। प्लस आसियान ने 1997 में ही अडॉप्ट कर लिया विजन 2020 कि हम 2020 तक क्या क्या चीज़ हम अचीव करने वाले हैं। तो 2020 का टारगेट इन्होंने, अपना लक्ष्य इन्होंने 1997 में ही अडॉप्ट कर लिया, राइट। अब एक टर्म है बहुत फेमस, आसियान वे, है ना। आसियान वे को हम कंपेयर करेंगे यूरोपियन यूनियन से, है ना। आसियान वे का मतलब क्या है? देखो आसियान वे का सिंपल सा मतलब है, मैं बिल्कुल एक लाइन में आपको बता दूं। यूरोपियन यूनियन ने कोशिश करी थी कि बाकी देशों से पावर छीन ली जाए और खुद एक मतलब सुपर स्ट्रक्चर की तरह काम करे या सुपर नेशन की तरह काम करे। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, कई देशों की सॉवरेंटी को छीन लिया, मतलब ऐसे मतलब कोशिश की। तो यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कई सारे कंट्रीज को डर लग रहा था, उनको डर लग रहा था कि यार हमारी सॉवरेंटी छीन ना जाए, हमारी इंडिपेंडेंस छीन ना जाए, कहीं ऐसा ना हो यूरोपियन यूनियन के पास ज़्यादा पावर हो जाए, हमारे पास कम पावर हो जाए। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा एक डर का माहौल था, जिसको हम यूरोस्केप्टिसिज्म बोलते हैं। मगर आसियान में क्या क्या कहता है, यहाँ पर इस ग्रुप ने ना किसी कंट्री को फोर्स नहीं किया। ये कोई भी पॉलिसी लेके आया, आसियान मतलब आसियान ग्रुप जो है कोई भी पॉलिसी लेके जब आता था तो इसने अपने कंट्रीज को बोल दिया देखो भाई तुम्हारी श्रद्धा है, तुम चाहो तो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करो, ना चाहो मत करो, हम तुमको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं आसियान वे, इसी स्टाइल को बोलते हैं आसियान वे, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, तुम चाहो तो किसी भी जो इनिशिएटिव हम जो लेके आ रहे हैं उसको ज्वाइन कर लो, चाहो तो बाहर चले, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यार कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि यार तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो। ये चीज़ किस में एब्सेंट थी? यूरोपियन यूनियन में। इसी स्टाइल को हम बोलते हैं आसियान वे। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, इसको पढ़ देते हैं। देखो, द आसियान ओज मच ऑफ इट्स सक्सेस to the so-called ASEAN Way, a form of regional cooperation that puts national sovereignty and self-interest first। आसियान का सफल होने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि ये फोकस करता है रीजनल कोऑपरेशन पर और ये नेशनल सॉवरेंटी को पहले नंबर पर रखता है। कहता है कि भाई साहब आप भले ही आसियान का ग्रुप हैं पर आपकी सॉवरेंटी नहीं जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंस नहीं जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंस पहली प्रायोरिटी है हमारी। दूसरा, आपके सेल्फ इंटरेस्ट को हम कभी हर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है हमारे कोई भी इनिशिएटिव की वजह से आपके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल उस इनिशिएटिव को छोड़ सकते हो। दूसरी बात, दिस कंसेंसस ड्राइवन नॉन कन्फ्रंटेशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग अलाउज कंट्रीज टू ऑप्ट आउट एनी इनिशिएटिव। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या था, कंसेंसस ड्रिवन। कंसेंसस ड्रिवन का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सारे देश सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लेंगे। नॉन कन्फ्रंटेशनल मॉडल, कोई भी ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आते थे जिससे इनमें आपस में कोई टकराव हो, है ना। डिसीजन मेकिंग का जो तरीका था इसमें कंट्रीज को ऑप्शन दिया गया था कि कोई भी इनिशिएटिव जो हो आप उसको ज्वाइन नहीं करें, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो उस इनिशिएटिव को छोड़ सकते हो और चाहो तो तुम बाद में उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फ्रीडम दी, इसी फ्रीडम को, इसी स्टाइल को बोला जाता है आसियान वे। इट गिव्स मिनिमल एम्पावरमेंट टू सुपर नेशनल बॉडीज सच एज आसियान सेक्रेटरीट एंड अवॉइड्स लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स। तो इनके देखो, अब आसियान का एक हेड मतलब एक बॉडी है जिसका नाम है आसियान सेक्रेटरीट। तो इसने आसियान सेक्रेटरीट को ज़्यादा पावर नहीं दी और इसने कभी भी जब ये कोई मतलब कमिटमेंट करते थे तो उसको लीगली बाइंडिंग नहीं करते थे। मतलब लीगली बाइंडिंग का मतलब है अगर आसियान ने कोई कमिटमेंट अडॉप्ट किया है या कोई भी फैसला अगर मान लो इन्होंने लिया है तो वो लागू नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं है, सब माने ना माने। मतलब इन्होंने कंट्रीज को चॉइस दे दी कि भाई हम कोई भी फैसला ले रहे हैं, कोई भी अगर प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करो मत करो। मतलब एक प्रकार से इंडिविजुअल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस किया है, तुम्हारी मर्जी है भाई साहब। तो यार ये चीज़ ना बहुत अच्छी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, जहाँ जबरदस्ती ना हो। और इसी स्टाइल को बोलते हैं आसियान वे, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान, अब यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके वही गिने चुने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही प्रमोशन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना, है ना। फिर भी देख लेते हैं आसियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट फॉर प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये कह रहे हैं पहला तो ये कि भैया हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करेंगे, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस पर फोकस करेंगे, अपनी समाज में हेल्थ एजुकेशन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट पर हम फोकस करेंगे, हमारा सबका कल्चर जैसा है तो हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ताकि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो कम्युनिटी है वो एकदम प्रॉस्परस हो, पीसफुल हो। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, हम कोशिश करेंगे कि हम
इस रीजन में, आसियान रीजन में शांति और स्टेबिलिटी को फोकस करें और हम जस्टिस और रूल ऑफ लॉ का रेस्पेक्ट करेंगे ना। हम जस्टिस पर फोकस करेंगे, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे कंट्रीज के रूल्स का भी, हम रेगुलेशंस का भी रेस्पेक्ट करेंगे। टू प्रमोट एक्टिव कोलेबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। किसी भी फील्ड में हम आपस में कोलेबोरेट करेंगे, कोलेबोरेट मतलब मिलजुल के हम काम करेंगे, एक दूसरे को हम सहायता करेंगे जहां पे लगता है कि ये चीज़ सबके हित की है, कॉमन हित की है। कोई भी मैटर अगर कॉमन हित का है, जैसे मान लो ट्रेड प्रमोट करना है, तो हम सब मिलजुल के करेंगे। कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसमें पैसा चाहिए तो सब लगाएंगे, है ना। किसी भी प्रकार के फील्ड में हम मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट डेवलप करेंगे एंड प्रोडक्शन बेस डेवलप करेंगे, जहां पे सारे के सारे जो आसियान स्टेट्स हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अगला है आसियान कम्युनिटीज, ठीक है। तो आसियान कम्युनिटीज क्या है, 2003 में 2003 में आसियान क्या है, ईयू की तरह ही इसने अपनी एक आसियान कम्युनिटी स्टैब्लिश कर दी। और आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर हैं, पहला आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा है आसियान सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इन तीनों कम्युनिटी का काम अलग अलग है। सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी पे फोकस करेगी, इकोनॉमिक कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो इट वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट डेवलप इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर आसियान कंट्रीज को आप गौर से देखो, है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। आसियान कंट्रीज को आप गौर से देखो, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, है ना, इंडोनेशिया, यहाँ पे आपका फिलीपींस, ऐसे करके देखो यार पास पास हैं ये सारे कंट्रीज। और जब पास पास होते हैं तो उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। टेरिटोरियल मतलब जमीन को लेकर, अपनी बाउंड्री को लेकर। तो इन्होंने पहले ये कन्विक्शन सेट कर ली, एक परंपरा बना ली कि देखो भाई हमारे जो टेरिटरी को लेकर जो डिस्प्यूट है ना, ये कभी भी आर्म कन्फ्रंटेशन में डेवलप नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दो देश की सेनाएं आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और हथियार उठा लें। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। ये पहला फोकस था किसका, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। 2003 में आसियान ने कई सारे एग्रीमेंट किए हैं और जिसमें मतलब इन्होंने कोशिश की कि हम पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस और एक दूसरे के नेशनल डिफरेंस और सोवरेन राइट्स, इन सब पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि 2003 में आसियान ने बहुत सारे एग्रीमेंट लेके आए और जिनका पर्पज ये था कि इन्होंने प्रॉमिस किया सारे के सारे मेंबर्स ने, 10 मेंबर्स ने, कि हम पीस पर ध्यान देंगे, न्यूट्रलिटी मतलब एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे जहाँ जरूरत होगी, एक नॉन इंटरफेरेंस मतलब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे देश में क्या चल रहा है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तुम हमारे में फोकस मत करना, हमारा क्या चल रहा है। और एक दूसरे के जो नेशनल डिफरेंस हैं, अब सिंपल सी बात है सब देश अलग होते हैं, तो इस नेशनल डिफरेंस का रेस्पेक्ट करेंगे और सोवरेन राइट्स, जो कंट्री के जो राइट्स हैं उनका भी हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। और 1994 में बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछा जा सकता है, 1994 में आसियान रीजनल फोरम बनाया गया ताकि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर 10 देश आपस में कोऑपरेट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आसियान रीजनल फोरम 1994 में बनाया गया था ताकि ये आसियान कंट्रीज आपस में सिक्योरिटी को लेकर और फॉरेन पॉलिसी को लेकर कोऑपरेट कर सकें। देखो ये एक्स्ट्राइज को याद करें, कर लेना, ना करें छोड़ देना। आसियान मेंबर्स, सॉरी ARF के मेंबर्स, तो ARF मतलब आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम में टोटल 27 मेंबर्स हैं। ध्यान रखना 27 मेंबर्स में 10 तो हो जाएंगे आपके आसियान कंट्रीज, 10 हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स। डायलॉग पार्टनर्स में ध्यान रखना इंडिया भी आता है और भी कई सारे देश हैं। तो टोटल आसियान रीजनल फोरम में 27 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया भी इसका हिस्सा है, इसलिए बस याद रखना। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी कौन सी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। सिंपल सी बात है यार, इकोनॉमिक एसोसिएशन है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस करती है। ये कह रहे आसियान भले एक छोटी इकोनॉमी है US, EU और जापान से, है ना, फिर भी यहाँ की जो इकोनॉमी है ना बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी, है ना। इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दीज कंट्रीज। ये जितने भी कंट्रीज हम देख रहे हैं ना, US, EU, जापान, इनकी इकोनॉमी से तेज तो आसियान के कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इसका फोकस यही है इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला, टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द आसियान स्टेट्स, मतलब आसियान कंट्रीज में कॉमन मार्केट क्रिएट करना। और कॉमन मार्केट का मतलब है सभी कंट्रीज आपस में मिलकर मतलब आसियान रीजन को एक मार्केट बना देंगे जहां पर हर देश एक दूसरे देश को क्या करेगा, अपने सामान को बेचेगा। और एक कॉमन
बेस भी तैयार करेंगे, प्रोडक्शन बेस भी तैयार करेंगे, मिलजुल कर प्रोडक्शन करेंगे, राइट। टू प्रोवाइड एड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन, ये कम्युनिटी क्या करेगी, सहायता प्रोवाइड कराएगी ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके आसियान वाले रीजन का। साथ ही साथ में टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट, अगर दो देशों के बीच में कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट है तो उसके लिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म थी, आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। मतलब कोई भी विवाद है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, सेटलमेंट मतलब उसका निपटारा करना, तो इकोनॉमी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसको सुलझाने की जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसको इंप्रूव करने पर फोकस है किसका, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का। और साथ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज के लिए, ताकि एक देश से दूसरे देश में लेबर, सर्विस और सामान एक जब जा रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स ना लगे, ताकि चीज़ें सस्ती रहें, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तीसरा पिलर है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो सोशियो कल्चरल कम्युनिटी यह है, इसका फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के आसियान कंट्रीज के लोग हैं इनके पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। पोटेंशियल का मतलब है संभावना। तो आसियान कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं इन सभी के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनाई गई थी और ये काम करती है, इसका फोकस है इट इज़ वर्किंग टुवार्ड्स फॉलोइंग एम्स। इसके एम्स क्या है देखो, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी के नंबर एक कमिटेड पार्टिसिपेटिव सोशली रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी फॉर बेनिफिट ऑफ आसियान पीपल, मतलब आसियान पीपल के बेनिफिट के लिए एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना जो कमिटेड हो और जो पार्टिसिपेट करे हर चीज़ में और सोशली रेस्पॉन्सिबल हो। एक सस्टेनेबल कम्युनिटी तैयार करना जो सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों पर ध्यान दे, और एक इंक्लूसिव कम्युनिटी तैयार करना जो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वल इक्विटेबल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो मतलब एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना जो मतलब सबके साथ की बात करे, सबके विकास की बात करे, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करे, ऐसी कम्युनिटी तैयार करना, ये पर्पज है किसका, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का, राइट। आसियान विजन 2020, आसियान का विजन 2020 क्या है, तो आसियान आपको पता है एक रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस विजन 2020 में एक चीज डिफाइन की गई है, आउटवर्ड लुकिंग रोल। आउटवर्ड लुकिंग रोल का मतलब क्या, देखो आसियान जब 1967 में बना था तब इसका फोकस था रीजनल प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाए। जब आसियान कंट्रीज अपने आप में ग्रो करने लगे, आसियान अपने आप में एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बना, तो अब कह रहे हैं कि यार अब हम बाहर देखेंगे। बाहर का मतलब क्या है, आसियान कंट्रीज के अलावा दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उस पर भी अब हम फोकस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है तो फिर वो बाहर की चीज़ों पर भी ध्यान देता है। तो ये कह रहे हैं इस विजन 2020 में कि अब हम आउटवर्ड लुकिंग रोल पर फोकस करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा क्या रोल है उस पर फोकस करेंगे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ भी हमारा ध्यान होगा। इट इज़ बिल्ड अपॉन इट्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन। इसमें एक चीज बताई गई है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे कि उसको नेगोशिएट करके सुलझाया जाए, मतलब बातचीत करके सुलझाया जाए। अब देखो यहाँ पे आसियान वाले रीजन में कई सारे कन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कंबोडियन कन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमूर क्राइसिस, इन सभी में आसियान ने मीडिएट किया। मीडिएट मतलब बिचौलियापन, मतलब बिचौलिया बन जाना। तो आसियान ने यहाँ पे जो कंबोडिया में इश्यू हुआ था, ईस्ट तिमूर में जो इश्यू हुआ था, उसमें मतलब सुलझाया, मतलब उसमें बीच बचाव किया और मैटर को शांत करवाया। इट मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। तो आसियान जो है हर साल मिलता है और इनकी एक समिट होती है, ईस्ट एशिया समिट है ना, ईस्ट एशिया समिट, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान, आसियान का क्या इंपॉर्टेंस है, तो द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान इज स्पेशली इट्स इकोनॉमिक रिलेवेंस एज ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू ग्रोइंग आसियान इकोनॉमी सच एज इंडिया एंड चाइना मेक दिस एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। तो पहली बात तो ये कि आज की डेट में एशिया में आपको पता है दो पावर ग्रो कर रही हैं, इंडिया और चाइना, और ऊपर से आसियान कंट्रीज भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब आसियान कंट्रीज जब ग्रो कर रहे हैं तो ये इंडिया चाइना जैसे देशों के लिए अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। इंडिया चाहता है आसियान कंट्रीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, चाइना चाह रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाऊँ, उधर यूएस चाह रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाऊँ, क्योंकि जो जब भी कोई कंट्री ग्रो करता है तो और हमारा अगर इनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को इनके यहाँ बेच सकते हैं, इनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो मतलब इससे म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज का और दोनों रीजन का, ठीक है। आसियान स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स विद डिस्कशन पार्टनर्स एंड अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आसियान की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं
इंटरेक्शन और कंसल्टेशन, इसके जितने भी मेंबर स्टेट है ना, ये बातचीत करके चीज़ों को सुलझाते हैं, अपने डिस्कशन पार्टनर्स हैं उससे बातचीत करते हैं, और भी जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी ये बातचीत करते हैं। कोई भी चीज़ पर डायरेक्ट फैसला नहीं लेते हैं, आराम से अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई समस्या है तो उस पर बातचीत करके उसको सुलझाते हैं। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो अपने जितने भी मेंबर से एसोसिएटेड हैं उनसे, प्लस जो भी लोग आसियान मतलब आसियान रीजनल फोरम उससे कनेक्टेड हैं, सब मिलजुल के बातचीत करते हैं और कोई भी मैटर पर आगे बढ़ते हैं। आसियान एकमात्र ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल फोरम की तरह भी काम करता है। तो आसियान इज द ओनली रीजनल एसोसिएशन टू प्रोवाइड पॉलिटिकल फॉर्म फॉर एशिया एंड अदर मेजर पावर्स टू डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो मतलब देखो, आसियान जो है एशिया में एकमात्र ऐसा रीजन, एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, पॉलिटिकल फॉर्म, एक मंच प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जहां पे बड़ी बड़ी पावर्स जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, ये आके पॉलिटी और सिक्योरिटी इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया और आसियान की बात करें तो ध्यान रखना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शुरू में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, स्पेशली कोल्ड वार के टाइम पर, मगर रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे चेंजेस किए, और इन्होंने FTA भी साइन किया है 3 आसियान देशों के साथ, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन किया है 3 देशों के साथ। कौन कौन से कंट्रीज है? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, MTS, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, 3 देशों के साथ FTA साइन किया इंडिया ने। साथ के साथ में इंडिया और आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2010 में इफेक्ट में आ गया, मतलब इंप्लीमेंट हो गया है ना। एक पॉलिसी है लुक-ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, इसको और समझ लो। लुक-ईस्ट पॉलिसी पहली बात तो 1991 में आई थी। लुक-ईस्ट का मतलब क्या, ये हमारा प्यारा भारत है, ईस्ट की तरफ ये कंट्रीज आ जाते हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो 1991 में आपको पता है USSR का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, USA एकमात्र पावरफुल कंट्री बचा था। ऐसे में जब USSR टूट गया तो हमें ज़रूरत थी कि इन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट बढ़ाया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। और आपको पता है 1991 में PV नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे हमारे उस समय, इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वहीं पर इन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी भी अनाउंस की जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, कि इंडिया अपने ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न और साउथ ईस्ट कंट्रीज जो हैं इन पर फोकस करेगा, इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाएगा। तो इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि साउथ ईस्ट एशियन के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना, एनहेंस का मतलब है बढ़ाना, और इस पॉलिसी का पर्पज यही था इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, और एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज पर फोकस किया जाए। फिर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो करंट में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो यह हम ये कह सकते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पहला वाला जो वर्जन है, पुराना वर्जन, वो है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि भाई देखो मत, अब काम करो। मतलब ये थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा एंगेजमेंट की बात करती है। पहले उतना ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होता था, अब इस पॉलिसी के तहत इंडिया ज़्यादा एंगेज कर रहा है अपने साउथ ईस्ट एशियंस के साथ। ठीक है, तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। पर्पज यही है इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। ये एक मॉडर्न वर्जन है। किसका मॉडर्न वर्जन है? लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो 1991 में आई थी PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है, इसका मेन फोकस यही है कंट्री का फोकस शिफ्ट किया जाए वेस्ट और पड़ोसी देशों से साउथ ईस्ट एशिया पर, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। कह रहे हैं कि भाई साहब पड़ोसी देशों के साथ तो एंगेजमेंट जो है ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आपका इंडिया का एंगेजमेंट है ठीक है, मगर अब थोड़ा सा फोकस किस पे करो? साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ फोकस करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था म्यांमार में, जो समिट हुई थी, है ना, ईस्ट एशिया समिट, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। ईस्ट एशिया समिट 2014 में म्यांमार में हुई थी, इसी समय मोदी जी ने लॉन्च कर दी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट 3C पर फोकस करती है। पहला कल्चर, दूसरा कनेक्टिविटी और तीसरा कॉमर्स पर फोकस करती है, ताकि आसियान नेशंस के साथ हमारे रिलेशंस को बेटर किया जा सके। ये आसियान का लोगो है। इस लोगो में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये 10 डंडी हैं, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, मतलब पैडी की 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, ऐसे करके 10 स्टॉक हैं। किसकी? पैडी मतलब राइस की। और ये 10 स्टॉक क्यों? क्योंकि ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि इनके बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छी एकता है, एक दूसरे की
समझ भी है ना। और जो सर्कल जो बनाया गया है, ये सर्कल आसियान कंट्रीज के बीच में यूनिटी को सिंबलाइज करता है। यहाँ पर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, बस एक चैप्टर आपका बचा हुआ है ना, वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 12 की पूरी पॉलिटिकल साइंस आपकी कंप्लीट है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ इसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में दे रखा है। ठीक है, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की इंडिया वाली बुक है वो लगभग कंप्लीट लगभग क्या पूरी कंप्लीट हो गई है। हर टॉपिक का वीडियो अपलोडेड है, एक सिंगल वीडियो भी अपलोडेड है। प्लस इस बुक के भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीटली अपलोड है। रिमेनिंग 2 चैप्टर्स में कुछ टॉपिक रह गए, वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी मतलब कैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती है उसके बारे में हम जानेंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको इंडिया से कंपेयर कराऊं तो इंडिया की इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हम लेके आए थे वो लाए थे हम 1991 में, और चाइना वही रिफॉर्म कब लेके आ गया, 1978 में रिफॉर्म्स लेके आ गया था। तो मतलब चाइना की इकोनॉमी जो मतलब पिकअप करना स्टार्ट करती है वो 1978 से करती है, जबकि भारत थोड़ा सा डिले कर दिया। भारत ने 1991 में ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे खैर चाइना की देखेंगे और बीच बीच हम इसको कंपेयर भी करेंगे अपनी इकोनॉमी से, राइट। तो चाइना जो है हैज बीन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर सिंस 1978। चाइना आपको पता है आज़ाद कब हुआ था, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था। यहाँ पर रेवोल्यूशन हुई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, जिसके तहत चाइना आज़ाद हो जाता है। भारत कब आज़ाद होता है, 1947 में हो जाता है, ठीक है। मगर चाइना की इकोनॉमी जो ग्रो करने लगती है ना भाई साहब, वो करने लगती है 1978। कमेंट करके बताना है 1978 में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी। आप सबको पता है 1977 में पहली बार ऐसा हुआ था, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में आई थी। तो कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहूंगा अगर आपने वो इंडिया वाली बुक अच्छी तरह से कर रखी है। तो चाइना की इकोनॉमी कब से ग्रो करती है, 1978 से ग्रो करती है। और आज की डेट में आप देखो चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की लिस्ट में आ गया है ना। तो चाइना हैज बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगिन देयर। तो जब यहाँ पर रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स कब आए, 1978 में आए, तब से कई सालों तक चाइना क्या रहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा। अब प्रेजेंट में आप देखो तो इंडिया जो है आज की डेट कब मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, है ना, मार्च 2024। तो आज तो भारत भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मगर शुरू में जब ये इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे तब भारत तो सो रहा था, उस समय यूँ समझो हमारी अलग समस्याएं चल रही थी। तो उस समय से लेकर चाइना क्या बना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये यूएस को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2040 तक। तो भाई साहब चाइना जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ में ऐसा ही नहीं है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है चाइना का। जब से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है तो चाइना जो है इसका दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, रीजनल डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ रहा है ना। हालांकि चाइना से लोग परेशान हैं, चाइना से जितने भी पड़ोसी देश हैं सब परेशान हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। और क्यों चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत है, क्यों चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है, पता ही है आपको ना। हालांकि इंडिया का अभी डेटा आया नहीं है सेंसस वाला, वैसे तो इंडिया ओवरटेक कर चुका है। ऊपर से लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड मास है चाइना का, रिसोर्स बहुत सारे, रीजनल लोकेशन ऐसी है कि ये आसपास यहाँ पे सी हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस आसपास हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना का आसपास के कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा दबदबा है। आसपास छोड़ो, अब तो वर्ल्ड में दबदबा बन रहा है किसका, चाइना का। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना। चाइना का इकोनॉमिक मॉडल कैसा रहा सिंस इट्स इंसेप्शन। यहाँ हम कह सकते हैं 1949 से इनकी क्या कहानी रही, चाइना की पूरी कहानी हम समझेंगे। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है चाइना में, एक लीडर है जिनका नाम है माओ जीडोंग। इनके अंडर में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है और चाइना एक कंट्री बन जाता है 1949 में। तो माओ के अंडर में चाइना जो है इन्होंने सोवियत मॉडल अपनाया। आप सबको पता है सोवियत मॉडल क्या था, 1945 से 1991 के बीच में आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए का मॉडल कौन सा था, कैपिटलिस्ट मॉडल, और यूएसएसआर का मॉडल था सोवियत मॉडल। तो जैसे ही चाइना मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इनके अंडर में मतलब एक अलग से कंट्री मतलब बन जाता है, तो उस समय इन्होंने कहा कि यार हमारा जो इकोनॉमी का मॉडल होगा ना वो होगा सोवियत मॉडल के आधार पर, जो मतलब सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है उसी के आधार पर हमारी इकोनॉमी होगी, कम्युनिस्ट चाइना की। इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी, ठीक है। इस समय पर 1949 में अगर हम देखें, इस समय पर चाइना बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ कंट्री था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री था। और इसने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, कैपिटलिस्ट मतलब यूएसए है ना, नॉर्थ अमेरिका,
और अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, इन्होंने इनसे अपने आप को अलग कर लिया और इन्होंने कहा कि हम अपने रिसोर्सेज के दम पर हम आगे बढ़ेंगे, हमें वेस्टर्न कंट्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनका पर्पज यही था कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जहां पर स्टेट जो है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जो है हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल करेगी और इससे जो पैसा आएगा है, और ये कैसे करेगी, जो एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसको ये इंडस्ट्री में मतलब इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल इनका यही था कि स्टेट क्या करेगा, एक हैवी इंडस्ट्रीज क्रिएट करेगा, किससे, कैपिटल जो इकट्ठी हुई है किससे, एग्रीकल्चर से। ठीक है, इनके पास शुरू में फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, पैसा इनके पास ज़्यादा था नहीं, अगर पैसा होता तो ये शायद टेक्नोलॉजी खरीद लेते, सामान खरीद लेते वर्ल्ड मार्केट से। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम इम्पोर्ट तो करेंगे ही नहीं, हम अपना डोमेस्टिक गुड्स जो हैं उन्हीं को प्रोड्यूस करेंगे, अपने दम पर आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर चाइना पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो मॉडल था चाइना का, इसने चाइना को मजबूत किया, चाइना को एम्पावर किया, चाइना को शक्तिशाली बनाया और इन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक फाउंडेशन तैयार कर दिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का। इन्होंने क्या कहा कि हम शुरू में बाहर पे मतलब बाहर के देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने देश पर ही निर्भर रहेंगे, अपने रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा था उसको इन्होंने इंडस्ट्री में लगाया और इंडस्ट्री का एक बेस यहां पे तैयार हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर वाज अश्योर टू ऑल द सिटीजन्स। चाइना के जितने भी सिटीजन थे, चाइना की सरकार ने बोला कि सबको हम कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे और सोशल वेलफेयर करेंगे। हम मतलब सोशल वेलफेयर आप जानती हो, सामाजिक मतलब कल्याण की बात कर रहे हैं। ठीक है, खाना, रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर सरकार फोकस करेगी लोगों की, है ना। China moved ahead most of the developing countries in providing better education and health facility। शुरू में आपको देखने को मिलेगा चाइना जो है अपने साथ वाले जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनसे बहुत आगे निकल जाता है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में। ठीक है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी चाइना की वो थी 5 से 6%, मगर ये इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थी कि इनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकें। चाइना इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी शुरू में, मगर यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ का जो फायदा था वो ज़्यादा चाइना शुरू में नहीं उठा पाया क्योंकि पॉपुलेशन इनकी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतने ज़्यादा इकोनॉमिक सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहा था। अब सिंपल सी बात है, जब डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते हैं तो कोई भी बिजनेस जो है ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है, कोई भी सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी तो ये ज़्यादा सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो चाइना में भी वही समस्या हो जाती है जो समस्या यूएसएसआर में हमने देखी, क्यों यूएसएसआर टूटा था। ठीक है, तो चाइना वाज गोइंग थ्रू सिमिलर क्राइसिस लाइक यूएसएसआर, दैट इज स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो चाइना में क्या दिक्कत आने लग जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो पड़ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड लो हो जाता है, पर कैपिटा इनकम इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पहले चैप्टर में हमने देखा था यूएसएसआर क्यों टूटा, वो आप एक बार रिवाइज कर लें। अब जब यहाँ पे समस्या बढ़ने लगी तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और ये लेके आए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान देना, अलग से क्वेश्चन बनेगा, चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे, आराम से डिस्कस करेंगे बहुत शांति से, और कौन सा लीडर था इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना। तो चाइनीज लीडरशिप ने डिसाइड किया कि यार अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। तो चाइनीज जो लीडरशिप थी उन्होंने 1970 का जो डिकेड था, 1970 का मतलब है 70 से 80 के बीच में, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए। जैसे पहला डिसीजन क्या था, पहले तो चाइना ने क्या कर रखा था, जब आज़ाद हुआ था तो इन्होंने यूएसए से कनेक्शन कट कर दिए थे, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कनेक्शन कट कर दिए थे। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, यूएस के साथ अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो आइसोलेशन था उसको खत्म कर दिया और इन्होंने अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश कर लिए, किसके साथ, यूएसए के साथ। बुक में तो नहीं दे रखा मगर ये आप देखो, ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं 1972 में रिचर्ड निक्सन, और चाइना के प्रीमियर हैं ये चो विन लाई। तो इनके बीच में मीटिंग होती है और इन्होंने जो मतलब गिले शिकवे थे उनको खत्म कर लिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो 1972 यूएस और चाइना के अच्छे रिलेशन। आज की कंडीशन आपको पता है बहुत अलग है, आज मतलब यूएस घबराता है किससे, चाइना से, मगर यहाँ पर यूएस के और चाइना के रिलेशन आप देख सकते हो। और आप अब इमेजिन करो 1971 का जो वॉर हुआ था उस समय हमारा साथ दिया था यूएसएसआर ने और यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था, यूएसए हमारे अगेंस्ट था उस समय पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट।
तो पहला काम चाइना ने क्या किया, चाइना ने यूएस के साथ नज़दीकियां बढ़ा दी, पुराने जो मतलब गिले शिकवे थे दूर कर दिए और जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर्स उस समय कौन कौन थे। जो इन लाई, ये जो प्रीमियर है ना, जो इन लाई ने क्या कहा कि हम भाई साहब 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आएंगे। 1973 में उन्होंने कहा कि हमें 4 फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है और मिलिट्री पर फोकस करने की जरूरत है। इन चारों सेक्टर्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। इसी समय पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भाई साहब इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी थी, इसी समय व्हाइट रेवोल्यूशन भी इंडिया में आ चुकी थी। ये भी ध्यान रखना, कमेंट करके बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे और व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे। ठीक है, तो चाइना की नई इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मेजर डिसीजन कब लेते हैं, 1970 में चाइनीज लीडर्स के द्वारा बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। चाइना ने यूएसए के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे कर लिए अपने, है ना। जो इन लाई क्या कह रहे हैं, हम 4 फील्ड में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, किस किस में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में फोकस कर सकते हैं। अब असली खेल यहां से स्टार्ट होता है भाई साहब। ये व्यक्ति हैं डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग ने 1978, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है चाइना की हिस्ट्री में, 1978 में डेंग जियोपिंग ने बोल दिया कि अब हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं और वो है ओपन डोर पॉलिसी, कि चाइना के दरवाजे दुनिया के लिए खुले हुए हैं, आप चाइना में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब दरवाजे खोल दिए। अब दरवाजे खोल दिए क्या मतलब है, दरवाजे खोलने का मतलब है भाई साहब अब तक हम जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाहर से इन्वेस्टमेंट को हमने बंद कर रखा था, अब हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं। अपने दरवाजे क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो भाई साहब ये दरवाजे खुल गए, आ जाओ, अब आप आइए, बाहर की कंपनियों को बोल दिया और हमारे यहाँ पे आके क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बाहर से मतलब इन्होंने इन्वाइट कर दिया लोगों को कि आप आओ और हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड। ओपन डोर पॉलिसी जो आई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका पर्पज यही था, ओपन डोर पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। पर्पज यही था कि विदेशों से एक तो टेक्नोलॉजी आए भाई साहब, विदेशों से पैसा आए धुआंधार, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी तो भाई साहब चाइना के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और चाइना क्या कर सकता है, दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब हब भी बन सकता है। ठीक है, और बाहर की कंपनियां क्यों चाइना में जा रही थी, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो चीप लेबर उनके लिए अवेलेबल थी, रिसोर्स यहाँ पे थे, तो कंपनियों को क्या हो रहा था, धुआंधार प्रॉफिट हो रहा था। तो ओपन डोर पॉलिसी का पर्पज क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब बाहर से कैपिटल आएगा। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पैसा आएगा, है ना, पूंजी आएगी और टेक्नोलॉजी आएगी। मार्केट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि भाई साहब स्टेट डिसाइड नहीं करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होता है मार्केट इकोनॉमी में। तो चाइना ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई और बोला कि भाई साहब धीरे धीरे हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। 1982 में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1978 में तो इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, अनाउंस कर दी थी। 1982 में इन्होंने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फिर इन्होंने 1998 में अपनी इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर दिया कि इंडस्ट्रीज भी हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। साथ के साथ में इन्होंने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स, जो विदेशों से जो व्यापार होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर जो इन्होंने बैरियर लगा रखे थे, उन बैरियर्स को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ट्रेड बैरियर्स पर रिमूव्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जानते ही हो, कोई भी देश में सरकार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया को बोल देती है कि भाई ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे और आपको यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो कुछ सालों के लिए टैक्स भी नहीं देना है और हम आपकी मदद करेंगे, आपको जो चाहिए आप बताओ, हम सब प्रोवाइड कराएंगे, बस आप तो यहाँ पे आके क्या करो, फैक्ट्री लगा लो, इंडस्ट्री लगा लो। और ऐसा क्यों करती हैं सरकारें, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी और सोशल डेवलपमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा एक एक करके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगते हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने लग जाते हैं। इन चाइना स्टेट प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन सेटिंग अप ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो ये जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, जिसमें सारी चीज़ों को इन्होंने मार्केट पे छोड़ दिया, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका, स्टेट का। स्टेट का मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का। और आपको पता है चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। और चाइना में आपको ये भी पता होगा वन पार्टी सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है, वन पार्टी कौन सी है, CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब
ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे इसके क्या प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ा चाइना पे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी इससे चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और स्टेगनेशन जो यहाँ पे आ गया था। स्टेगनेशन जब मतलब इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ना हो, है ना। अब देखो दो तीन चीज़ होती हैं इकोनॉमी के, दो तीन टर्म्स हैं आप समझ लो। एक होता है इन्फ्लेशन, जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। एक होता है डिफ्लेशन, जब चीज़ों के प्राइस बहुत कम हो जाए। और एक होता है स्टेगनेशन, जब मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेगनेशन। तो स्टेगनेशन से उभरने में बड़ी मदद करी किसने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया तो इंडस्ट्री लगने लगी, इंडस्ट्री लगने लगी तो जॉब्स मिलने लगी, और जॉब्स मिलने लगी तो लोगों के पास पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो लोग खर्च करने लगे, खर्च करने लगे तो दोबारा डिमांड क्रिएट हुई। तो ऐसे करके इनकी इकोनॉमी की साइकिल चल पड़ती है ना। एग्रीकल्चर का जैसे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया और गांव के लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था। फिर लोगों के पास सेविंग जो है बढ़ने लग जाती है। हाई पर्सनल सेविंग रूरल इकोनॉमी लेड टू रिमार्केबल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री। पैसा जब लोगों के पास इकट्ठा होने लगा, इन्होंने सेविंग करना स्टार्ट किया तो गांव में भी इंडस्ट्री सेटअप होने लगती हैं, गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो खत्म होने लगती है, रूरल इनकम लोगों की बढ़ने लगती है, हेल्थ फैसिलिटीज गाँव में भी इंप्रूव होने लग जाएंगी। बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रो एट फास्टर रेट इन चाइना। अब इन सब होने की वजह से इंडस्ट्री भी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत तेज गति से ग्रो कर रखा था। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अट्रैक्टेड फॉरेन प्लेयर्स इन फॉरेन ट्रेड। सरकार ने जो नए ट्रेडिंग लॉज बनाए थे और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ क्रिएट किए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, विदेशी कंपनियां, फॉरेन प्लेयर्स का मतलब है विदेशी कंपनियां यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट किया। चाइना जो था यहाँ पर एक ऐसी डेस्टिनेशन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। हर कंट्री अब चाहता था कि यार हम चाइना में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या था, चाइना की सरकार सपोर्ट कर रही थी, चाइना की सरकार कर रही थी कि आप तो भैया यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, है ना। और बाकी कंपनियां क्या कमा रही थी, धुआंधार प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि उस समय चाइना में जो वेजेस थे, मजदूरी के जो वेजेस थे बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि लोगों को तो बस जॉब चाहिए थी, तो कम पैसे में भी जॉब कर रहे थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इनकी, है ना। तो चाइना जो है एक इंपॉर्टेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वो डेस्टिनेशन बन जाता है। अब धीरे धीरे जब चाइना में पैसा आने लग जाता है, कब कई सारी कंपनियां आने लगती हैं तो टैक्स कलेक्शन होगा, जनता भी पैसा कमाने लग जाती है तो उससे भी टैक्स कलेक्शन होगा। तो धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो खजाना है चाइना का, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अब चाइना के पास इतना पैसा हो गया कि अब चाइना खुद दूसरे देशों में क्या करने लग गया, इन्वेस्टमेंट करने लग गया। एक सिचुएशन ऐसी थी जब खुद की कंडीशन खराब थी, जेब में पैसे नहीं थे, मगर जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लेके आए तो इससे कंडीशन ऐसी हुई कि इनका फॉरेन रिजर्व था, जो खजाना था, वो बढ़ने लग गया और इतना खजाना हो गया कि अब ये दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ के साथ में चाइना ने 2001 में WTO को भी ज्वाइन कर लिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना था, ठीक है, इसको इन्होंने 2001 में ज्वाइन कर लिया। इसकी वजह से दुनिया भर में आउटसाइड द वर्ल्ड इनकी इकोनॉमी ओपन हो जाती है और चाइना को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये तो पॉजिटिव बातें पड़ी, कुछ नेगेटिव भी देखने को आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। अब चाइना में धुआंधार इंडस्ट्री लग रही है भाई साहब, धुआंधार इंडस्ट्री लगने की वजह से क्या होता है भैया, पॉल्यूशन होगा बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। तो ऑल्दो चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड स्टिल इट डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन इन चाइना। चाइना की इकोनॉमी तो इंप्रूव हुई मगर हर किसी को इससे फायदा नहीं हुआ। पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। अब ऐसा है कि यार सबको जॉब नहीं मिल सकती ना भाई साहब, इंडस्ट्री लगने का मतलब ये नहीं कि सबको जॉब दे देंगे। और फिर पॉपुलेशन पैदा ही होती जा रही है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ने लग जाती है। वर्किंग कंडीशंस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज बैड। आपको देखने को मिलेगा वर्किंग कंडीशंस क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। फीमेल के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये भी बहुत ज़्यादा खराब थी। साथ के साथ में एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होने लग जाता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो एनवायरमेंट खराब होने लगता है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन क्या होते थे, बढ़ जाते हैं। करप्शन भी बढ़ने लग गया, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही है, तो जो पार्टी में रूलिंग जो मतलब पार्टी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन करने लग जाते हैं। गांव और शहरों के लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ने लग जाती है। कोस्टल और इनलैंड प्रोविंस के लोगों में भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, कुछ लोग रिच हो जाएंगे और कुछ लोग पुअर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये रही चाइना की कहानी। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष ये है, इकोनॉमिक पॉलिसी जब इनकी आई 1978 में ओपन डोर पॉलिसी, तो उसके हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखे। तो कंक्लूजन ये है कि चाइना
रीजनल और ग्लोबल लेवल पर पहली बात तो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज हो चुका है। आज की डेट में आप सब जानते हो चाइना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पावर बन चुका है। यूएसए भी घबराता है, यूएसए चाइना को रोकने के लिए अब ग्रुप बना रहा है। आपने एक ग्रुप के बारे में सुना होगा, क्वेड ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जिसमें यूएसए, जिसमें इंडिया और जिसमें जापान और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का ग्रुप है जिसको हम क्वेड बोलते हैं। तो यूएसए ने इस ग्रुप को इसलिए बनवाया ताकि चाइना को रोका जा सके। तो सोचो चाइना इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है, राइट। चाइना हैज इट्स ग्रेट इन्फ्लुएंस विद ट्रेड पार्टनर्स। चाइना जिस चीज़ के साथ ट्रेड करता है तो उनके साथ चाइना का दबदबा है। चाइना जो कहता है वो लोग सुनते हैं। चाइना, आपको पता होगा, पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पाकिस्तान की सरकार इनके इशारों पे चलती है, श्रीलंका की सरकार इनके इशारों पे चलती है, और रिसेंटली मालदीव वाला केस भी आपने सुना होगा। मालदीव में भी जो सरकार आई है वो प्रो चाइना आई है, चाइना की मतलब इशारों पर चलती है, राइट, आपने सुना ही होगा। बट स्टिल चाइना फेसेस इश्यूज विद जापान, यूएस, आसियान, रशिया बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो इकोनॉमी के फील्ड में अगर हम देखें तो चाइना के आज भी जापान, यूएसए, आसियान कंट्रीज जो हैं, रशिया, इनके साथ इश्यूज अभी भी मतलब बरकरार हैं। साथ के साथ में चाइना कहता है कि ताइवान हमारा, जबकि ताइवान कहता है नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं। तो चाइना जो है इस इशू को भी अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाया है। चाइना ऑल्सो होप्स टू रिजॉल्व इट्स इशू विद ताइवान बाई इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी। चाइना चाहता है कि ताइवान को भी अपने अंडर मिला लिया जाए। तो ये भी अभी एक इशू चल रहा है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ आसियान इकोनॉमीज आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो चाइना ने जो आसियान की जो इकोनॉमी थी, आसियान कंट्रीज 10 कंट्रीज हैं, आप सबको पता है, कमेंट करके बताओ आसियान कब बना था। तो जब आसियान वाले रीजन में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो चाइना ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद भी करी थी। एंड चाइना इज आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लेटिन अमेरिका और अफ्रीका, शोइंग इट्स एज ए ग्लोबल प्लेयर ऑन दी साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो चाइना जो है भाई साहब आज इतना पावरफुल हो गया है कि अब ये बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाहर की तरफ मतलब अपने क्षेत्र से के अलावा बाहर, जैसे लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में क्या आता है, साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका के देशों को हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका, प्लस अफ्रीका जिसमें 55 कंट्रीज हैं। इन देशों में चाइना आज क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन देशों में हेल्प कर रहा है, इन देशों को लोन दे रहा है। तो मतलब चाइना इस प्रकार हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेयर आज की डेट में बन चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडिया चाइना रिलेशंस, भारत चीन संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, आपको इसके बारे में थोड़ा सा तो पहले से ही आपको चीज़ें पता है, ठीक है। इंडिया वाली जो बुक हमने करी थी, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने चाइनीज वॉर के बारे में देखा था। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962, आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो भारत चाइना के संबंध, ये वाला टॉपिक बिल्कुल इसी चैप्टर में दे रखा है। आपका जो सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इंडिया चाइना रिलेशन शुरू करते हैं। पहली बात तो पड़ोसी देश है चाइना अपना, आप पता ही आपको, इंडिया के नॉर्थ की साइड में आपका चाइना है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया और चाइना दो ही पावरफुल कंट्रीज हैं। मेन जो पावरफुल कंट्रीज हैं एशिया में वो कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है अपना इंडिया और दूसरा है चाइना। पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो दोनों ही बहुत ही बड़ी कंट्रीज हैं और आज की डेट में तो और दोनों ही कंट्री बहुत तेज गति से ग्रो कर रही हैं। ऑल्दो चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बहुत आगे है ना, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट इंडिया भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और इसको और तेज़ बढ़ाने में और इसको आगे ले जाने में हम सब लोगों का भी रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पर, अपनी एजुकेशन पर, ठीक है। तो इंडिया चाइना वर टू ग्रेट पावर्स इन द रीजन बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। समझना इस चीज़ को। देखो आप सबको पता है 1947 को इंडिया क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1949 को चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, ये भी आज़ाद हुआ था। मगर इससे पहले आप देखो इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1600 के बाद ही इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रेड किया और ट्रेड करते 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 वो रूलर बन जाते हैं और धीरे धीरे करके इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया और इंडिया को गुलाम बना लिया अपना, राइट। और आपको देखने को मिलेगा उसके बाद अगर हम एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 1764 से लेकर 1947 के बीच में पहले तो चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज और फिर चलता है ब्रिटिश राज और इंडिया बन जाता है गुलाम, है ना। पूरी तरह से हमारा अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है और हम विदेशियों के अंडर में रहते हैं। तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म यही है कि जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज में आपके यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगे, है ना, जैसे इंग्लैंड आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, है ना, अमेरिकन कंट्रीज आ जाएंगे। इन देशों ने कई देशों को अपना क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था, राइट। इंडिया भी गुलाम रहा, चाइना भी गुलाम रहा, ऐसे करके। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि इनके आने से पहले
साम्राज्यवादी जो पावर्स हैं वेस्टर्न साइड की, इनके आने से पहले भारत और चाइना दोनों ही ग्रेट पावर्स हुआ करते थे। मतलब वर्ल्ड की जीडीपी में, दुनिया की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल था। आपको पता है भारत को हम बोलते थे सोने की चिड़िया। क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया बोलते थे। तो हिस्टोरिकली देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दिस रिजल्ट वाज दैट द रिजल्ट वाज दैट नाइदर कंट्री वाज वेरी फेमिलियर विद ईच अदर। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे और चाइना के बीच में कोई खास ज़्यादा ऐसा मतलब इंटरेक्शन नहीं रहा है, खास ज़्यादा एक्सचेंज नहीं रहा है। हमारे यहाँ ना तो ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स इनके यहाँ आते जाते थे, ना इनके पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ आते जाते थे, ना ही कल्चरल एक्सचेंजेज होते थे, है ना। मतलब अपने बीच में और चाइना के बीच में भले ही पड़ोसी देश हैं पर ज़्यादा खास एक्सचेंज नहीं हुआ। और जब आप अपने पड़ोसी के घर नहीं जाते हो, पड़ोसी आपके घर नहीं जाता है, तो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तो इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति फेमिलियर नहीं थे। आज़ादी के बाद आपको देखने को मिलेगा 1947 के बाद एक समय ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री जो थे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने मतलब चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। और एक टाइम पे तो आपको देखने को मिलेगा एक स्लोगन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हिंदी चीनी बाई बाई है। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, चीनी मतलब चाइनीज़, बाई बाई है। मतलब एक प्रमोट करने की कोशिश की, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। मगर फिर भी देखो आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ बॉर्डर को लेकर, और टेंशंस जो हैं लगातार बढ़ती ही दोनों देशों के बीच में। 1962 में हमें वॉर भी देखना पड़ा, राइट। जैसे ही देश आज़ाद हुआ दोनों ही स्टेट ये मतलब डिफरेंसेस में उलझ जाते हैं, है ना। और चाइना ने आपको पता है तिब्बत को 1950 में टेक ओवर कर लिया था और फाइनल सेटलमेंट हो नहीं पाता है। इंडिया साइनो का मतलब यहाँ पे चाइना है, साइनो इंडियन बॉर्डर का सेटलमेंट भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा तिब्बत को कब्जा करने के बाद इन्होंने बोल दिया कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है ना। इंडिया ने उस समय ज़्यादा खास विरोध नहीं किया था, उसी का नतीजा हमें देखने को मिला। बाद में हमें मतलब लड़ाई भी झेलनी पड़ी, एक युद्ध भी हमने देखना पड़ा जिसमें बहुत सारा हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन ये दोनों चाइना के पार्ट है। अगर इंडिया के मैप में अगर यहाँ कोशिश करूँ ड्रॉ करने की, लो भाई, ठीक है। तो चाइना क्या कहता है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन प्लस यहाँ पे अक्साई चीन वाला रीजन, ये दोनों किसके हैं, चाइना के हैं। मतलब इधर साइड में ईस्टर्न साइड में और इधर वेस्टर्न साइड में चाइना का दोनों साइड में क्या है, मतलब वो है डिस्प्यूटेड रीजन है। तो चाइना कहता है कि अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर के पास है ये उसका रीजन है, अरुणाचल प्रदेश ये भी उसका रीजन है, ऐसे क्लेम करता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट भी हुआ, एक लड़ाई भी हुई 1962 में, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा इंडिया को बहुत ज़्यादा इंडियन मिलिट्री को भी सफ़र करना पड़ा, और जिसके इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जिनके परिणाम हमें आज भी देखने को मिलते हैं। चाइना कभी भी बोल देता है कि याद है तुम्हें 1962, ऑल्दो इंडिया की गवर्नमेंट अब रिप्लाई करती है कि भाई अब 1962 नहीं है, अब हम 2024 में चल रहे हैं, 2023 में, पास्ट में कहते थे 3 में चल रहे हैं। तो अब हमें उनको बताना पड़ता है कि वो दिन गए, अब तुम हमें पहले की तरह ना समझे, गलती ना करें। और कई बार बीच में आपने देखा हुआ इंडिया चाइना का डिस्प्यूट भी हुआ है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी हुआ है। इंडिया की आर्मी एक तरफ और चाइना की आर्मी एक तरफ बॉर्डर पर आपने देखी होंगी। डोकलाम इशू हुआ था, है ना, कोरोना काल में आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर का जो पेंगोंग सो लेकर वहाँ पर भी डिस्प्यूट हुआ था। तो अब हम उनको बराबर जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। तो 1962 के वॉर के बाद हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं और 1976 तक रिलेशन डाउनग्रेड ही रहते हैं। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा चाइना की जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका थोड़ा सा मूड चेंज होता है 1970s वाले वक्त में, और वो कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ अब हमें रिलेशन इंप्रूव कर लेने चाहिए। तो मतलब वहाँ की लीडरशिप को समझ में आ गया कि यार अब हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो हमें थोड़ा इंडिया का मतलब साथ चाहिए। क्यों? इंडिया बड़ा मार्केट है भाई, मार्केट में सामान बेचोगे तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे। तो मतलब खैर एक मतलब वहाँ पर अच्छी एक लीडरशिप आती है और वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करेंगे। तो धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा 1981 में कई सारे सीरीज ऑफ टॉक्स स्टार्ट हो जाती हैं ताकि बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। देखो ये चीज़ ना तब से ही चलती आ रही है। सीरीज ऑफ टॉक मतलब कोई लीडर्स के लेवल पर या मिलिट्री के लेवल पर बातचीत होती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करो, सिर्फ बातचीत ही होती आ रही है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो 1981 में बॉर्डर इश्यूज को लेकर टॉक्स स्टार्ट होती है, मतलब बातचीत स्टार्ट होती है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव मतलब भारत की तरफ से पहल देखने को मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी दिसंबर 1988 में चाइना में विजिट करते हैं ताकि इंडिया चाइना के रिलेशंस को इंप्रूव किया जा सके, और इसका बहुत हद तक फ़ायदा भी हुआ। इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इंप्रूव भी होते हैं। जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ
इन दोनों देशों के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत हद तक मतलब अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। तब से लेकर दोनों गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही हैं कि कैसे ना कैसे करके बॉर्डर एरिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति है जो उसको मेंटेन करके रखें, कन्फ्लिक्ट को मतलब कम से कम करने की कोशिश करें। और दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, इंडिया चाइना के बीच में व्यापार बहुत बढ़ गया है। 1992 में जो व्यापार हमारा कितना हुआ करता था, $338 मिलियन हुआ करता था, $338 मिलियन हुआ करता था, वो 2017 में बढ़कर कितना हो जाता है, $84 बिलियन हो जाता है। मतलब जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा हो गया है। ज्योग्राफी में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, मतलब चाइना हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और हमसे इंपोर्ट कम करता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोनों कंट्री एक दूसरे से बातचीत करने को लेकर तैयार है, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, मगर इश्यू जो है इनके बीच में अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। और कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी देश में विडिंग चल रही है किस चीज़ को लेकर, एनर्जी डील को लेकर, तो वहाँ पर दोनों देश एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। थ्रेट फ्रॉम चाइना, चाइना से हमें क्या खतरा है, तो चाइना से तो भैया लगातार ही खतरा है। चाइना ने आपको पता है 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि चाइना हमको डराने लग जाता था उसी के बाद। तो जैसे ही 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट चाइना ने किया, उसके बाद ही भारत में डिमांड उठने लग गई कि हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। ऑलरेडी हम 1962 में हार चुके हैं, फ्यूचर में चाइना और कुछ ज़मीन हमसे कब्जा सकता है। तो 1974 में आपको पता है भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। फिर 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पहला टेस्ट जब किया था तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और दूसरा टेस्ट जब किया तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 ड्यू टू थ्रेट फ्रॉम चाइना। चाइना के थ्रेट की वजह से ही, चाइना के खतरे की वजह से ही भारत ने एक तो 1974 में और दूसरा 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा था। जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी तुरंत 1998 में ही क्या कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो मतलब हमारा दुश्मन चाइना, साथ के साथ में पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा शुरू से ही दुश्मन रहा है। तो दोनों दुश्मन आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो ये चाइना जो है पाकिस्तान की भी मदद करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। चाइना के जो मिलिट्री रिलेशन है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ये एक हॉस्टाइल मतलब हमारे जो इंडिया के इंटरेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा खराब देखे जाते हैं। अगर चाइना की नज़दीकी बढ़ेगी बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, तो इंडिया के लिए खतरा है। तो ये भी अपने आप में एक थ्रेट है। पहला तो न्यूक्लियर टेस्ट, ये खतरा है। दूसरा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये हेल्प कर रहे हैं, ये खतरा है। तीसरा, चाइना नज़दीकी बढ़ा रहा है इंडियन नेबर्स के साथ, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा मालदीव के साथ भी ये रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। तो ये भी इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एक बेसिक्स आप चीज़ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बुक का पार्ट नहीं है, एक बेसिक्स में जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि किस देश ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर कौन से ने किया और फिर कौन से ने किया, और अब तक कितने देशों के बाद न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो भाई साहब सबसे पहले यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1945 में, फिर यूएसएसआर ने 1949 में, दोबारा 1990 में भी किया था, फिर यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड बोलते हैं इसने 1952 में किया था, फिर फ्रांस 1960 में, फिर चाइना ने 1964 में, फिर इंडिया ने 1974 में, और फिर पाकिस्तान ने और इंडिया दोनों ने 1998 में, और नॉर्थ कोरिया ने 2006 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो किस किस कंट्री ने कब कब किया था ये पता होना चाहिए। कमेंट करके बताना यार, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। यूएसए ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे, और जापान के कौन कौन से शहरों पर और किस डेट को गिराए थे ये आपको बताना है, राइट। अब क्या रिलेशंस वाकई में खराब है, क्या बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं है दोनों देशों के बीच में? थोड़ा कोऑपरेशन की बात करते हैं, क्या चाइना और इंडिया के बीच में कुछ कोऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो टॉक टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन। देखो भले ही लड़ाई बड़ाई चलती रहती है अपनी जगह पर, डिस्प्यूट होते रहते हैं, मगर दोनों देशों के बीच में मिलिट्री लेवल पर हमेशा बातचीत जारी रहती है दोनों देशों के बीच में, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया चाइना के लीडर्स कोशिश करते हैं एक दूसरे के मतलब देशों को विजिट करने की, जैसे इंडियन लीडर्स बीजिंग में जाते हैं और चाइनीज लीडर न्यू दिल्ली में आते हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। आपको पता होगा मोदी जी भी चाइना गए, चाइना की शी जिनपिंग है ये मोदी जी से मिल रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। मतलब ये ऐसा होता है तो फिर इससे क्या है, जो है गहराई जो है रिश्तों की वो अच्छी हो जाती है, और जो खाई जो होती है जो मतलब शक में जीते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम लगातार आते जाते रहे एक दूसरे देश में तो हम कह सकते हैं यार ये गलत काम कर रहे हो आप, बॉर्डर पे सही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे समझा सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बोलाचाली बंद हो जाए, बिल्कुल ही मतलब आप किसी से बात ना करो और बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो, तो फिर रिलेशंस ज़्यादा खराब होते हैं। तो दोनों देशों के लीडर्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो है लीडर्स जो है एक दूसरे की कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं, और दोनों ही देश जो है आजकल एक दूसरे को अच्छी तरह से जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में फेमिलियर हो रहे हैं, ठीक है।
हाउ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया चाइना कैन बी इम्प्रूव्ड। अब आपसे पूछा जाए कि यार रिलेशंस को कैसे इंप्रूव करें, वही है यार, ये जो चीज़ें बताइए ये रिलेशन इंप्रूव करने का ही तरीका है ना। इसको आप पढ़ लो, बिल्कुल रिलेशंस क्या हो जाएंगे, इंप्रूव ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन, एक तो हमें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि चाइना हमारी मदद करे, हम चाइना की मदद करें, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल कंसर्न, दुनिया में जहाँ मतलब ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और साथ के साथ में हमें पॉजिटिव और अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है इंडिया चाइना दोनों के बीच में। हालांकि आपको पता है राइट नाउ अगर आप देखो तो चाइना इंडिया के बीच में रिलेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ये इंप्रूव भी नहीं होंगे, क्योंकि चाइना हमें ऐसा नहीं है सिर्फ बॉर्डर एक डिस्प्यूट है, चाइना को पता है कि इंडिया अब राइज कर रहा है, तो उसको लेकर भी चाइना थोड़ा चिंतित रहता है। अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है इंडिया चाइना के रिलेशंस का? प्रेजेंट में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे रिलेशन नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा इंडिया चाइना के जो सैनिक उनकी डिस्प्यूट हो जाता है, स्टैंड ऑफ हो जाता है, आमने सामने बढ़ जाते हैं। ऊपर से जम्मू कश्मीर में से चाइना क्या कर रहा है, पीओके से एक रोड गुजार रहा है, पीओके से एक कॉरिडोर गुजार रहा है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। ये अपने आप में एक सिरदर्दी है और ये रिलेशंस खराब करने की बात है। साथ के साथ में इंडिया कुछ भी अगर मतलब मूव लेके आता है यूनाइटेड नेशंस में, कोई भी अच्छी चीज़ लेके आता है, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने की वजह से वो वीटो लगा देता है चाइना, ठीक है। तो वीटो का इंडिया के खिलाफ चाइना क्या करता है, मिसयूज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, बट फिर भी ट्रेड हमारा दोनों देशों के बीच में चालू है, क्योंकि देखो ये रिलेशंस अलग जगह पे होते हैं, ट्रेड ये अभी बंद नहीं करते हैं। पर कई बार हम चाइना को मैसेज देने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को हम बैन भी कर देते हैं, तो ये जवाब देने का तरीका है ना। जैसे टिकटॉक उसमें से एक ऐप थी। सो बस आज के लिए इतना ही, और एक रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, ताकि आप मतलब इन वीडियोज़ को देखते रहें, जुड़े रहें हमसे, है ना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें एक तो हम देखेंगे जापान और दूसरा हम देखने वाले हैं साउथ कोरिया। ये वाला टॉपिक जो है आपका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक हम कवर कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखो एक बार कोई भी टॉपिक आप पढ़े ना, हालांकि अगर आपको इंडिविजुअली इस टॉपिक को देख रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आएगी, मगर आप चीज़ों को सीक्वेंस से देखते हो, शुरू से अगर सारे वीडियोस देखोगे तो ज़्यादा कनेक्ट करना आसान रहता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। थोड़ा सा इसको हम लिंक करते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारे 1940 से 1918 के बीच में, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच में, है ना। और फिर 1945 से 1991 के बीच में चला था कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया हो गई थी हमारी बाइपोलर। कैसी हो गई थी, बाइपोलर, मतलब दो ही पावर के सेंटर थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। फिर क्या होता है, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और यूएसएसआर टूट जाता है। अब दुनिया में एक ही पावर बची, दैट इज यूएसए। और 1991 के बाद दुनिया बन जाती है यूनिपोलर। यूनिपोलर वर्ल्ड ऐसा होता है जहां पावर का सिर्फ एक ही सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। अब जब ये दुनिया यूनिपोलर हो गई थी तो 1991 के बाद मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पावर के उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव सेंटर्स निकल के आते हैं पावर के। जैसे यूरोप में निकल के आया यूरोपियन यूनियन, एशिया में निकल के आया आसियान, है ना। और ऐसे ही ये दो तो बड़े बड़े सेंटर हो गए। इसके अलावा जैसे हमने चाइना देखा, चाइना का राइज, चाइना अपने आप में एक अल्टरनेटिंग सेंटर है। किसका अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प, पावर का एक विकल्प, किसके सामने, यूएसए के सामने, यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए। ऐसे ही एशिया में आपको देखने को मिलेगा जापान और साउथ कोरिया, ये भी अपने आप में एक अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में निकल के आते हैं, चैलेंज करते हैं किसको, यूएसए की हेजेमनी को, अपने आप को इतना ताकतवर बना लेते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है इसका मोटिव, मतलब समझाने का। पहले हम देखेंगे बेटा जापान के बारे में। जापान एक छोटा सा देश, बहुत प्यारा कंट्री है आज की डेट में तो, और ये वही जापान है जिस पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप सबने पढ़ा है यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे, है ना। जापान के दो शहरों पर, कौन कौन सा, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए थे। और यूएसए सब पहला कंट्री था दुनिया में जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। सबसे पहले हम जापान के बारे में देखेंगे। जापान आपके सामने नेम आते ही कई सारी जापानी कंपनियों के नाम आपके सामने आ जाते हैं। होंडा जैसे कंपनी होगी, आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा, टोयोटो, है ना। फिर ये आपने ये सोनी बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी कंपनी, मित्सुबिशी, है ना। ऐसे ये सॉफ्टबैंक, एसएमएफजी, ये सारी कंपनी जापानीज कंपनी है। तो जापान बहुत ज़्यादा फेमस है पहली बात तो अपने हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए। जापान का मतलब कोई भी सामान खरीदते हो, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसके लिए जापान फेमस है। सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए ने जापान पर बॉम्ब भी गिराया था। उसके बाद जापान ने जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करी है। सोचो एक कंट्री जो
बहुत हद तक कमर तोड़ दी थी इसकी यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का झटका भी झेला यूएसए के द्वारा, फिर भी उसके बाद अपने आप को खड़ा करना वाकई में ज़बरदस्त काम है ना, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जापान एक ऐसा देश भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब हर घंटे में मतलब आपको छोटे मोटे भूकंप आपको देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। इवन आफ्टर दैट जापान अपने आप को राइज करता है, दुनिया में एक ताकतवर देश बनता है, छोटी मोटी बात नहीं है। 1964 में जापान जो है OECD का पार्ट बन जाता है। OECD क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़ा सा हम OECD के बारे में जान लेते हैं, अपनी बुक में नहीं दे रखा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि बार बार आता है तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए। तो बड़ी बात, तो OECD एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस था जो भी मेंबर इसके बनेंगे ये सब मिलके दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे। ज़्यादातर इसके कंट्री जो हैं हाई इनकम इकोनॉमीज है, ऐसी इकोनॉमीज है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, प्लस उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर इसमें जो देश हैं डेवलप्ड कंट्री आते हैं OECD के अंदर। OECD जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1961 में बना था, हेडक्वार्टर्स का फ्रांस पेरिस में है। आज की डेट में टोटल मेंबर 38 है। अब क्वेश्चन आएगा क्या भारत इसका मेंबर है? तो भैया भारत इसका मेंबर तो नहीं है मगर इकोनॉमिक पार्टनर है ना, ये OECD के बारे में याद रखना। तो जापान OECD का मेंबर कब बन जाता है? 1964 में। इसके अलावा 2017 की बात करें तो इकोनॉमी में दुनिया में मतलब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यार बहुत बड़ी बात है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान की ना, यूएसए और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भैया 11 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो दुनिया का, है ना, भले छोटा सा देश है पर पॉपुलेशन यहाँ पे खूब सारी है। मगर अब मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफी, आपको बताइए हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी अपनी वीडियो कंप्लीट हो गए, ज्योग्राफी भी आपने पढ़ ली होगी। तो ये भी देखा होगा कि जापान में आज की डेट में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, बढ़ नहीं रही है, जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी 11 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। प्लस जापान एकमात्र एशिया का ऐसा मेंबर है जो G7 ग्रुप का पार्ट है। ध्यान रखना, G7 एक बहुत ताकतवर ग्रुप है, इसमें एशिया का एकमात्र जो कंट्री है वो है जापान। थोड़ा G7 के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज है। देखो G7 में एक तो आता है USA, दूसरा कनाडा, तीसरा यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। नॉर्मली तो इसमें क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो ये एशिया का एकमात्र कंट्री है जो G7 का पार्ट है वो है जापान। पहले मैं आपको बता दूं रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, पहले G8 ग्रुप हुआ करता था मगर बाद में रशिया को निकाल दिया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, इसलिए रशिया को इसमें से निकाल दिया। तो अब राइट नाउ ये G7 है और जापान एकमात्र ऐसा कंट्री है एशिया का जो G7 का पार्ट है राइट नाउ। ठीक है, जापानीज कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। तो जापानीज कंपनी जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो, माजदा, ये सारी कंपनी कौन सी हैं? जापानीज कंपनी है। अब इकोनॉमिक मॉडल क्या है जापान का, कैसा इकोनॉमिक मॉडल है? इकोनॉमिक मॉडल देखें तो पहली बात तो जापान जो है भैया यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। मतलब जो यूएन का जो बजट आता है, बजट बनता है उसमें दूसरे नंबर पर, पहले पर नो डाउट यूएसए है। और कितना परसेंट है? 10% बजट जो है यूएन का, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 10% अकेला कौन देता है? जापान देता है। जापान ने यूएसए के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस भी कर रखा है, मतलब एक ट्रेटरी साइन कर रखी है यूएसए के साथ। और आपको पता होना चाहिए जापान की कोई खुद की आर्मी नहीं है, जापान की जो है प्रोटेक्शन कौन करता है आज की डेट में? यूएसए करता है। इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी है 1951 से ही, है ना। और जापान का एक आर्टिकल, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्होंने कह दिया कि अब हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जापान जो है अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देता है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्होंने किसको दे रखी है? यूएसए को दे रखी है। और जापान जो है अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इनकी जो नेशनल इनकम है इसका 1% ये अपनी मिलिट्री पर खर्च करते हैं। और मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में 7th लार्जेस्ट, मतलब ये इतने मतलब जो खर्चा है ना 7वें नंबर पर आते हैं, इतना खर्चा करते हैं। मतलब 1% भी इनका बहुत हो जाता है क्योंकि इनकी इकोनॉमी क्या है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ज़्यादा इकोनॉमी होती है तो 1% भी बहुत होता है ना। जापान जो है साथ के साथ में अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि जापान भी एक अल्टरनेटिव सेंटर बन चुका है किसका? पावर का। एक चीज़ मैंने आपको पहले कई वीडियोज में शायद बताया होगा कि देखो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर है जिनको हम P5 देश बोलते हैं। अब कुछ देश ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि यार हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए, जैसे इंडिया डिमांड कर रहा है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को ऑलरेडी कि क्यों इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो आज की डेट में 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं G4 ग्रुप। और ये G4 ग्रुप ट्राई कर रहे हैं कि यार हमें यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। और ये साथ के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि देख भाई जर्मनी कहता है ब्राजील से
तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सब क्या बन जाएं, यूएन के परमानेंट मेंबर बन जाएं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं G4 देश, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनका मतलब डिमांड है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगला देश है साउथ कोरिया, ठीक है। अभी हमने देखा जापान, अब साउथ कोरिया। डेफिनेटली ये साउथ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है नीचे, है ना, साउथ कोरिया। तो और साउथ कोरिया जैसे ही आता है तो आपने एक फेमस चीज़ आप बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है बच्चों में, BTS, बहुत सारे BTS लवर्स होते हैं भैया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये BTS के ही मतलब मेंबर्स हैं, और बहुत ही मतलब प्यारा कंट्री है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अलग है, साउथ कोरिया अलग है ना। साउथ कोरिया प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान देता है, नॉर्थ कोरिया वही है जो डिक्टेटर किम जोंग उन वाला है ना, ये साउथ कोरिया है। उसके नीचे मैप में अगर आप देखो, ऊपर नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे है साउथ कोरिया, और ये चाइना है, और यहीं बगल में जापान है। तो जापान के पास कौन सा देश है? कोरिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल प्योंगयांग, और साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल, है ना। और कोरियन ड्रामा आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो साउथ कोरिया वही देश है। इसी देश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो कोरिया 2 भागों में डिवाइडेड है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बीच में ये डिवाइड कर दिया गया था। आपको पता है जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो कोल्ड वॉर यहाँ भी यूँ समझ लो, ये भी कोल्ड वॉर का मतलब शिकार हो जाता है। नॉर्थ कोरिया को आप सोचो USSR सपोर्ट कर रहा था, और साउथ कोरिया को USA सपोर्ट कर रहा था। और इन दोनों के बीच में जो लाइन है जो इनको डिवाइड करती है वो है 38th पैरेलल। यहाँ से एक लैटिट्यूड गुजर रहा है 38 वाला, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है। कोरियन वॉर चला था 1950 से 1953 के बीच में। कोरियन वॉर के टाइम पे इनकी दुश्मनी जो है, राइवलरी जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोनों ही कोरिया UN के मेंबर हैं। 17 सितंबर 1991 को दोनों ही कोरिया UN के मेंबर बन जाते हैं। मगर साउथ कोरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है और एक सेंटर ऑफ पावर निकल के आता है। 1960 और 1980 के टाइम पर ये अपने आप को, साउथ कोरिया जो है अपने आप को इकोनॉमिक पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हाई डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग हाई टेक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, मिरेकल ऑफ हान रिवर भी बोलते हैं। साउथ कोरिया ने अपने आप को इकोनॉमिक पावर के रूप में डेवलप कर लिया, तो इसके पीछे ये कोरियन मानते हैं कि भैया ये चमत्कार है हान रिवर का। साउथ कोरिया में बीच में आप देखो यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, वो रिवर का नाम है हान रिवर। तो ये कह रहे भैया हमारी जो सफलता है उसके पीछे हमारी जो रिवर है इसका बहुत बड़ा रोल है। 1996 में ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए साउथ कोरिया OECD का भी मेंबर बन जाता है। अभी मैंने आपको जो OECD बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका भी ये मेंबर बन जाता है। मॉडल इनका वही क्या मॉडल है? इकोनॉमिक मॉडल। 2017 के हिसाब से देखें तो 11वें नंबर की इकोनॉमी है दुनिया की। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में 10th लार्जेस्ट है। और HDI में साउथ कोरिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, ओनली के 18वीं रैंक है। इंडिया आप देखो 130 प्लस में चल रहा है, मतलब 190 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 130 के आसपास है, और ये 18 के आसपास है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बहुत अच्छा स्कोर है इनका, 18 पे है ना। मतलब सोचो टॉप जो 190 कंट्रीज जो हैं, 190 कंट्रीज, उनमें से टॉप 18 में मतलब इनका नाम आता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो 2016 के हिसाब से बुक में दे रखा है डेटा, 18th रैंक पर आते हैं। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। अब कोई कहे कि यार साउथ कोरिया में क्यों अच्छा डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई होने के पीछे रीजन क्या है? सीधी बात है, सक्सेसफुल एंड रिफॉर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और वो सफल भी हुए। रूरल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया, रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया गया। इक्विटेबल का मतलब है सबको बराबर मतलब साथ में लेके चलना, बहुत ज़्यादा गैप ना हो रिच एंड पुअर के बीच में। और यहाँ पे पॉलिसी सरकार ने ऐसी बनाई ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज बनाई कि मतलब कोई एरिया या लोग बहुत ज़्यादा पीछे ना रह जाएं, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूट करो चीज़ों को ज़्यादा से कम की तरफ। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। साथ के साथ में इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस, सरकार बहुत अच्छी है और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। इन सब चीज़ों से यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ के साथ में साउथ कोरिया एक अल्टरनेटिव पावर के रूप में निकल के आ रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में साइन हुए ताकि हम दोनों के बीच में कॉमर्शियल और कल्चरल टाइज इंप्रूव हो सकें। साथ के साथ में कई सारी साउथ कोरिया की जो रिनाउंड कंपनी है, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, वो इंडिया में काम करती हैं, इंडिया में अपना ऑपरेशंस चलाती हैं, जैसे सैमसंग, LG, हुंडई। ये तीनों कंपनी कहाँ की हैं? साउथ कोरिया के। तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं राइट नाउ, है ना। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।